नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। दोस्तों, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम। मैं यहाँ पे सबसे पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर के राइटर हैं लूसियो रोड्रिगेज। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है नरेटर से, जो कि गोवा के ओल्ड पुर्तगीज डेज के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, पुराने ज़माने में गोवा के अंदर पुर्तगीज रहते थे, जिसकी वजह से उनकी फेमस ब्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती थी। उस ब्रेड को बनाने वाले बेकर्स के बारे में ही इस चैप्टर की स्टोरी घूमती है। इस चैप्टर में राइटर गोवा में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब उस समय गांव के बेकर्स उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। भले ही समय बीतने के साथ साथ लोग अब इतनी अधिक पाव रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन गांव में बेकर्स अभी भी हैं। पुर्तगीज लोग पाव रोटी बनाने के लिए फेमस थे। वो गोवा को बहुत पहले ही छोड़ गए, लेकिन गोवा में बेकर के ट्रेडिशनल काम को अब भी देखा जा सकता है। वे भट्टियाँ जिसमें ब्रेड या फिर पाव रोटी बनाई जाती थी, अब भी वहाँ पर हैं। ट्रेडिशनल बेकर्स की बैम्बू की छड़ी की आवाज़ को अभी भी सुना जा सकता है। बेकर्स की फैमिली में से कोई ना कोई अभी भी इस बिजनेस और ट्रेडिशन को आगे बढ़ाए हुए है। गोवा में इन बेकर्स को आज भी पैडर कहा जाता है। आगे राइटर बताते हैं कि बचपन में गोवा के अंदर बेकर्स उनके फ्रेंड और उनके कंपेनियन हुआ करते थे। वो अक्सर दिन में 2 बार आया करते थे। एक बार जब वो अपनी ह्यूज बास्केट भरकर सुबह सुबह सब ब्रेड्स को बेचने के लिए निकलते थे, और दूसरी बार जब वो शाम को अपनी पूरी बास्केट को खाली कर कर आते थे। उनकी बैम्बू से निकलने वाली जिंगलिंग की साउंड से लेखक और उसके फ्रेंड्स उठ जाते थे और फटाफट उस बेकर्स की तरफ दौड़ पड़ते थे। जैसे ही बेकर्स गांव में एंट्री करते थे, गांव के घरों के नौकर बाहर आ जाते थे और बेकर से अपने लिए ब्रेड खरीदते थे। उस समय राइटर और उसके फ्रेंड्स भी दौड़कर बेकर्स की तरफ भाग जाते थे और बेकर्स की टोकरी में से अपने लिए ब्रेड्स को सेलेक्ट करते थे। कई बार उनकी किस्मत अच्छी होती थी और उनके हाथ मीठी ब्रेड भी लग जाती थी। बेकर्स की बैम्बू स्टिक बड़ी ही स्पेशल होती थी। उस बैम्बू को जमीन पर पटक कर झैंग झैंग की साउंड आती थी। बेकर्स एक हाथ में अपने सिर पर पाव रोटी की टोकरी को सहारा देता था और दूसरे से वह बैम्बू को जमीन पर पटकता था। जब भी कोई उसके पास ब्रेड खरीदने के लिए आता था, तो वह अपनी बास्केट को बैम्बू पर रख देता था और राइटर और उसके फ्रेंड्स उसकी टोकरी में देखते थे। उन दिनों में गरम चाय के साथ ब्रेड खाने का रिवाज था। लेखक ब्रेड का इतना शौकीन था कि वह इसे खाने से पहले अपने दांत भी साफ नहीं करता था। उस समय गांव में होने वाले सारे फंक्शंस पर बेकर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी। गांव वाले उस मीठी ब्रेड को, जिसे बोल कहा जाता था, उसके विशेष शौकीन थे। इन मीठी ब्रेड्स के बिना शादियों के गिफ्ट्स का कोई अर्थ नहीं था। क्रिसमस एवं अन्य फेस्टिवल्स पर सैंडविच, केक और बोलनिहा बहुत ज़रूरी होते थे और ये सारी चीज़ें ब्रेड से बनाई जाती थी। इस प्रकार बेकर की भट्टी को गांव में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। बेकर या ब्रेड बेचने वाला एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनता था। इसे कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े की लंबी फ्रॉक होती थी और ये उसके घुटनों तक जाती थी। लेखक के बचपन के दिनों में बेकर ऐसी पैंटें पहनते थे जो पूरी लंबी पैंट से छोटी होती थी और आधी लंबाई की पैंट से लंबी होती थी। आज भी अगर कोई आधी लंबाई की पैंट वहाँ पे पहनता है, तो कहा जाता है कि उसने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं। बेकर्स अपना बिल आमतौर पर महीने के अंत में लेता था। घर में बेकर के महीने भर के हिसाब को किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। उन दिनों में ब्रेड बनाना फ़ायदे का कारोबार था। बेकर लोग आमतौर पर समृद्ध होते थे। उनकी फैमिलीज कभी भी भूखी नहीं रहती थी। उनके मोटे शरीर इस बात को दर्शाते थे कि वे कितने प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। दोस्तों, ये कुर्ग चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कुर्ग कर्नाटक का एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिसे कोडागु भी कहा जाता है। ये कोस्टल एरिया मंगलौर और मैसूर के बीच पड़ता है। ये एक बहुत सुंदर स्थान है। लेखक कहता है कि ये स्वर्ग का छोटा सा टुकड़ा ज़रूर भगवान के ही यहाँ से आया होगा। ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। कुर्ग अपने कॉफ़ी प्लांटेशंस, एवरग्रीन फॉरेस्ट और मसालों के लिए प्रसिद्ध है।
इस एरिया का 30% पार्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। इस एरिया में आने का सबसे अच्छा मौसम सितंबर और मार्च के बीच में है। मौसम एकदम सही है। हवा कॉफ़ी के फ्रेगनेंस से भरी हुई है। हर कोने में अंग्रेज़ों के ज़माने के सुंदर बंगले हैं। कुर्ग के लोग इंडिपेंडेंट और ब्रेव हैं। वे यूनानी या फिर अरब वंश के हैं। एक स्टोरी के मुताबिक सिकंदर की सेना का एक भाग वापस नहीं लौटा और यहीं पर बस गया। उन्होंने लोकल लोगों के बीच ही शादी कर ली। ये ट्रेडिशन बहादुरी के रीति रिवाजों, शादी और धार्मिक कार्यक्रमों से नज़र आती है। एक दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि ये लोग अरबों के वंशज हैं। ये बात इन लोगों द्वारा पहने जाने वाले लंबे कोटों से झलकती है। ये कोट अरबों और कुर्ड लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कुफिया की तरह होते हैं। कुर्ग घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा है। वे लोग ब्रेव हैं और उनकी ब्रेवनेस के किस्से भी बहुत फेमस हैं। कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है। इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी थे। आज भी कोडावू भारत के एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की अनुमति है। यहाँ बहुत से प्राकृतिक नज़ारे हैं जिनका आनंद विजिटर्स उठा सकते हैं। इस इलाके की एकमात्र नदी कावेरी को अपना पानी कुर्ग की पहाड़ियों से मिलता है। ये नदी ताजे पानी की मछली महासीर से भरी हुई है। यहाँ पर हाथी, किंगफिशर, गिलहरियाँ और लंगूर प्रकृति का आनंद उठाते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अच्छी संगत देती हैं। हाथी अपने महावतों द्वारा नहलाए जाने का आनंद भी लेते हैं। कुर्ग के रिवर और माउंटेन्स एडवेंचरस स्पोर्ट्स जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग के लिए हर किसी को अवसर प्रदान करते हैं। ट्रैकर्स को ट्रैकिंग करने के लिए इस एरिया में कई सारे अच्छे रास्ते मिल जाते हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स से व्यक्ति कुर्ग के सारे इलाके का बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकता है। पास ही में 64 एकड़ का निसर्गधाम नाम का एक आइलैंड है। इस तक रस्से के एक पुल द्वारा जाया जा सकता है। यहाँ पे घूमने वालों के लिए एक जगह बाइला कूपे एक बोनस के तौर पे है, क्योंकि वहाँ पर बड़े सारे तिब्बतियन मॉन्क्स बसे हुए हैं जो अपने लाल, गेरुआ और पीले वस्त्रों में दिखाई दे जाते हैं। वो दिखने में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और लास्ट में राइटर ये बताता है कि ये मॉन्क्स यहाँ पे देखे जाने वाले विजिटर्स द्वारा कई सरप्राइजेज में से एक हैं। ये एरिया कुर्ग इंडिया के दिल और उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है प्रांजल और राजवीर नाम के दो दोस्तों से। प्रांजल असम का रहने वाला था। वो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता था। प्रांजल के फादर नॉर्थ असम में चाय के एक बाग के मैनेजर थे। प्रांजल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आने के लिए इनविटेशन दिया। दोनों ने एक ट्रेन से असम के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक चाय वाला आया और उसने बोला, चाय गरम, गरम चाय। उन्होंने चाय ली और उसे पीना स्टार्ट कर दिया। चाय पीते पीते अचानक से राजवीर ने प्रांजल को देखते हुए कहा, प्रांजल, क्या तुम जानते हो कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा कप डेली बेसिस पे चाय पी जाती है? तो प्रांजल ने कहा, हाँ यार, चाय तो सही में बहुत पॉपुलर है। अब प्रांजल जो अपनी डिटेक्टिव स्टोरीज़ की बुक को पढ़ रहा था, उसको पढ़ने में फिर से बिजी हो गया। लेकिन राजवीर चलती हुई गाड़ी से बाहर देखने लगा। बाहर का दृश्य बहुत सुंदर था। जल्द ही हरे हरे धान के खेत पीछे जाते हुए दिखाई दिए और चारों तरफ चाय के बागान के अंदर चाय की झाड़ियाँ दिखाई दी। राजवीर चाय के बागानों के शानदार नज़ारों से फैसिनेट हो गया और वहाँ पर कई सारे छायादार वृक्ष भी थे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गया। लेकिन प्रांजल ने राजवीर के एक्साइटमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उसका पालन पोषण तो चाय के बागानों में ही हुआ था और असम वैसे भी उसका होम टाउन था। उसने राजवीर को बताया कि असम में दुनिया की सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। आगे राजवीर ने कहा कि इस बात का तो किसी को भी नहीं पता कि चाय की डिस्कवरी आखिर हुई कैसे। उसने प्रांजल को बताया कि चाय की डिस्कवरी के साथ बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। एक स्टोरी के अनुसार एक चाइनीज़ किंग ने संयोग से इसकी खोज कर दी थी। वो पानी सदा उबाल कर पिया करता था। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते पानी में गिर गए और हुआ ये कि पानी में
खुशबू आने लग गई और ये कहा जाता है कि वो जो पत्ते उस पानी में गिरे थे वो चाय के पत्ते थे। दूसरी स्टोरी के मुताबिक बोधि धर्म नाम के एक बौद्ध मॉन्क थे जिन्हें मेडिटेशन के दौरान अक्सर नींद आ जाया करती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पलकों को काटकर फेंक दिया। उनकी पलकों से चाय के 10 पौधे पैदा हुए। इन पौधों के पत्तों को गर्म पानी में डालकर पीने से नींद गायब हो जाती थी। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि सबसे पहले चाय को 2700 ईसा पूर्व चाइना में पिया गया। चाय और चीनी जैसे शब्द चीन के ही हैं। चाय यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई। शुरू में इसे एक मेडिसिनल तौर के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसे एक नॉर्मल बेवरेज के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। अब राजवीर और प्रांजल दोनों मैरियानी स्टेशन पहुँचे। प्रांजल के माता पिता ने उनका प्लेटफॉर्म पर स्वागत किया। वे उन्हें कार में देखियाबारी ले गए, जो कि चाय का बाग था, जहां प्रांजल के फादर मैनेजर थे। सड़क के दोनों ओर कई कई एकड़ों तक चाय की झाड़ियां थीं। अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां रखे हुए औरतें चाय के ताज़े पत्तों को तोड़ रही थी। वे वहां पर नई पत्तियां उगने के मौसम में आए थे। राजवीर ने कहा कि मौसम मई से जुलाई तक चलता है। इस मौसम के दौरान सबसे बढ़िया क्वालिटी की चाय उगती है। ये सुनकर प्रांजल के फादर मिस्टर बरुआ ने राजवीर को बोला, राजवीर, लगता है तुम चाय के बारे में तो बहुत कुछ जानते हो। इसके जवाब में राजवीर ने आंसर दिया, हाँ सर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर और भी बहुत कुछ जान सकूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। थैंक यू। दोस्तों, ये कहानी 8 साल की एक लड़की की पहली बस यात्रा की है। उसका नाम वल्लीमाई था। उसे सब शॉर्ट में वल्ली कहते थे। वल्ली एक काफी क्यूरियस गर्ल थी। वो बहुत सी चीजों के बारे में जानना चाहती थी। उसकी अपनी उम्र के खेल के साथी नहीं थे और उसका पसंदीदा शौक था अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाना और देखना कि बाहर क्या हो रहा है। गली की घटनाओं को देखने से उसे काफी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हुए। इनमें से सबसे अधिक चीज जो उसको अट्रैक्ट करती थी वो बस जो उनकी गली में हर घंटे के एक बाद गुजरती थी। वो बस उसकी गांव और नजदीक के शहर के बीच चलती थी। बस को देखने से वल्ली को कभी ना खत्म होने वाली खुशी मिलती थी। जब भी बस गली में से गुजरती थी तो वल्ली के लिए हर बार नए नए प्रकार के यात्रियों को बस में देखना एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। बस को दिन प्रतिदिन देखते रहने से उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई कि वो भी बस की सवारी करे। उसकी ये इच्छा इतनी अधिक मजबूत होती गई और एक दिन ये इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र हो गई। वल्ली अपने पड़ोसियों और उन लोगों के बीच की बातचीत बड़े ध्यान से सुनती थी जो बस में सफर कर चुके थे या फिर जो डेली बेसिस पे इसका यूज करते थे। उसने कुछ जनरल क्वेश्चंस भी पूछे। इस प्रकार से उसने अपनी पूरी जर्नी के बारे में छोटी छोटी बातें जान ली। उसे पता चला कि शहर गांव से 6 मील की दूरी पर है। वहां तक पहुंचने में 45 मिनट्स का टाइम लगता है और एक तरफ का किराया 30 पैसे है। कोई व्यक्ति चाहे 30 पैसे और देकर बस में बैठा रह सकता है और वापस से गांव में आ सकता है। वल्ली ने शहर जाने और फिर वहां से वापस आने की एक प्लानिंग तैयार की। यह उसके अपने गांव से बाहर सबसे फर्स्ट जर्नी होगी। उसने आइसक्रीम, खिलौने, गुब्बारे ये सब खरीदने की अपनी इच्छा को बहुत लंबे समय से दबाकर अपना एक एक पैसा बचाया। उसने गांव के मेले में जाने और वहां पर झूले का आनंद उठाने की भी अपनी इच्छा को दबाया। अब जब उसके पास 60 पैसे इकट्ठे हो गए तो वह अपनी पहली बस की यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने योजना बनाई कि वह घर से बाहर कैसे निकलेगी। वल्ली ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ हर रोज दोपहर के खाने के बाद सोती है। उसने उन घंटों को अपनी यात्रा के लिए यूज करने के बारे में सोचा। उसने फैसला किया कि वह बस में 1 बजे सवार होगी ताकि वह 2:45 तक वापस लौट आए। इस प्रकार बसंत के एक सुंदर दिन को वल्ली बस में सवार हुई। बस का कंडक्टर भी ये देखकर हैरान हो गया, लेकिन वल्ली के विश्वास को देखकर उसने उसे बस में सफर करने दिया। बस का कंडक्टर एक जॉली पर्सन था और काफी हंसमुख मिजाज का था। वो ये समझता था कि वल्ली ये बात गर्व से कह रही है और उसने वल्ली को मैडम कहकर पुकारा और उसे एक सीट दे दी। उसने दूसरे लोगों को भी वल्ली को मैडम कहते हुए ये बोला कि प्लीज मैडम के लिए रास्ता बनाओ।
और बस में केवल 6 या 7 यात्री ही थे। वे सभी बड़े ध्यान से वल्ली को देख रहे थे। वो सब लोग और कंडक्टर हंस रहे थे। वल्ली ने जैसे तैसे अपने शर्मीलेपन पर काबू पाया और जल्दी से एक खाली सीट पर बैठ गई। वल्ली ने बस में अपने चारों ओर देखा। बस में सफेद रंग पर सुंदर हरी धारियों का पेंट किया हुआ था। इसकी सीटें काफी नरम और आरामदायक थी। हवा रोकने वाले शीशे के ऊपर एक सुंदर सी दीवार घड़ी लगी हुई थी। ऊपर का डंडा चांदी की तरह चमक रहा था। तब उसने बाहर झांकने का प्रयत्न किया। उसने देखा कि बाहर का दृश्य एक पर्दे से रुका हुआ है, जिसने खिड़की के एक नीचे के भाग को ढक रखा था। इसीलिए बाहर के नज़ारे को देखने के लिए वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई। बस एक नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। उसने खजूर के पेड़ों, पहाड़ों और नीले आसमान को देखा। दूसरी तरफ हरे हरे खेत थे। अचानक से एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि वह सीट पर खड़ी ना हो। उसने उसे बच्ची कहकर पुकारा और कहा कि वह गिर सकती है और उसे चोट लग सकती है। लेकिन वल्ली ने इस बात की परवाह नहीं की। उसने बड़े गर्व से ये बताया कि वह बच्ची नहीं है। उसने भी बाकी लोगों की तरह पूरा किराया दिया है। कंडक्टर, जो कि एक हंसमुख मिजाज का व्यक्ति था, उसने भी अपनी बात को जोड़ते हुए बोला। कंडक्टर ने कहा कि उसे सीट पर खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बस एकदम से मोड़ लेगी तो वह गिर सकती है। लेकिन वल्ली ने उसकी बातों को भी इग्नोर कर दिया। अब जब रास्ते में बस रुकी तो उसमें कुछ और यात्री भी सवार हुए। अपनी सीट खो देने के डर से वल्ली आखिरकार बैठ ही गई। एक बुजुर्ग महिला आई और वल्ली के पास बैठ गई। वल्ली ने महिला को बड़े ध्यान से देखा। वह महिला उसे बड़ी अजीब से लगी। उसने बड़ी और गंदी बड़ी बड़ी वालियां पहन रखी थी और वह पान भी चबा रही थी। वल्ली ने देखा कि पान उसके होठों से कभी भी गिर सकता है। उस महिला ने वल्ली से पूछा कि क्या वह अकेली सफर कर रही है। वल्ली ने उसे बताया कि हाँ, वो अकेली है, लेकिन उसके पास टिकट भी है। तब उस बूढ़ी महिला ने पूछा, क्या एक बच्ची के लिए अकेले सफर करना उचित है? उसने ये भी पूछा कि क्या वल्ली ये बात जानती है कि उसे शहर में कहाँ जाना है। वल्ली ने उस बूढ़ी महिला से कहा कि वह उसके बारे में चिंता ना करे। तब वल्ली ने अपना चेहरा घुमाकर खिड़की की ओर कर लिया और बाहर के नज़ारे का आनंद उठाने लगी। पेड़ उसे ऐसे लग रहे थे जैसे वो उसकी तरफ भाग रहे हैं। कई बार उसे ऐसा लगता था कि बस सामने से आते हुए किसी वाहन से टकराने वाली है, मगर फिर वे दोनों बड़े आराम से गुजर जाते थे। अचानक वल्ली ने खुशी से तालियां बजाई, क्योंकि एक गाय बस के आगे आगे सड़कों के बीचों बीच भाग रही थी। अब बस की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई। ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, मगर गाय और भी ज्यादा डर गई और बस के आगे भागती रही। वल्ली तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। आखिर गाय सड़क से हट गई। बस अब एक रेलवे फाटक के पास से गुजरी। वल्ली ने आसपास की गाड़ियों के दृश्यों का आनंद लिया। तब बस ने शहर के एक छोटे से एरिया में एंटर किया। वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। वल्ली ने अलग अलग चीजों को बड़ी हैरानी से देखा। तब बस शहर के बस स्टैंड पर पहुंच गई और रुक गई। वल्ली के अलावा सारे लोग बस से उतर गए। कंडक्टर ने वल्ली से भी उतर जाने को कहा, मगर वल्ली ने बताया कि उसी बस से वो वापस जाना चाहती है। कंडक्टर हैरान हो गया और पूछा कि फिर वो शहर में आई क्यों है। उसने कहा कि वह केवल बस की सवारी करना चाहती थी। उसने वल्ली से पूछा कि क्या वह बस के बाहर के दृश्यों को देखना चाहेगी। वल्ली ने कहा कि नहीं, उसे इन सब से डर लगता है। उसने उससे कहा कि वह चाहे तो ठंडा पानी या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकती है। वल्ली ने कहा उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। कंडक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन वल्ली ने उसकी ये पेशकश को स्वीकार नहीं किया। अब बस ने अपनी वापसी की यात्रा स्टार्ट कर दी। वह फिर से बड़े सुंदर सुंदर दृश्य सामने आए। वल्ली ने उन सारे दृश्यों को बड़े आनंद से देखा। अब अचानक उसके सड़क के किनारे पर पड़ी हुई एक मरी हुई गाय दिखी। वह किसी तेज चलते हुए वाहन से टकरा गई थी। उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय है जिसे उसने पहले देखा था। कंडक्टर ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। अब वल्ली काफी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये एक बहुत ही सुंदर और प्यारी गाय लग रही थी, लेकिन अब ये गाय बिना किसी अट्रैक्शन और बिना किसी लाइफ के थी। मरी हुई गाय की याद वल्ली को बार बार आती रही। अब खिड़की से बाहर देखने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह तब तक अपनी सीट पर बैठी रही जब तक कि उसका गांव नहीं आ गया। वह उतर गई और उसने कंडक्टर को कहा कि वह फिर मिलेगी। कंडक्टर भी मुस्कुराया और उसने वल्ली को बताया कि जब भी उसका बस में सफ़र करने का मन करे तो वह आराम से आ सकती है। अब वल्ली घर पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी माँ जाग गई है।
और वो अपनी चाची से बात कर रही है जो कि दक्षिण गली में रहती थी। उसने वल्ली से पूछा कि वह कहाँ गई थी, मगर वल्ली केवल मुस्कुरा दी और चाची बाहर के संसार की वस्तुओं के बारे में बात कर रही थी। उसकी माँ ने कहा कि कोई भी हर चीज के बारे में जान नहीं सकता। इस पर वल्ली ने बीच में ही कहा कि हाँ, ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिसका हमें ज्ञान तक नहीं है। तब उसकी माँ ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर वल्ली की चाची बीच में ही बोल पड़ी, अरे ये तो एक छोटी सी लड़की है, लेकिन ऐसी ऐसी बातों में इंटरेस्ट लेती है जिससे इसका कोई वास्ता नहीं है। वो ऐसे व्यवहार करके दिखाती है जैसे वो एक बहुत बड़ी स्त्री हो, जैसे उसे सब कुछ पता हो। ये सब सुनते हुए वल्ली अपने आप में ही मुस्कुरा रही थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी माँ या फिर उसकी चाची उसके इस मुस्कुराहट का अर्थ समझे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द सरमन एट बनारस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सरमन का मतलब बता दूं। सरमन का मतलब होता है उपदेश। तो ये चैप्टर लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट सरमन यानी पहला उपदेश जो उन्होंने बनारस में दिया था उससे रिलेटेड है। दोस्तों, जिनको आज हम लॉर्ड बुद्धा के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि उनका नाम सिद्धार्थ गौतमा था। वो एक नॉर्थ इंडिया की रॉयल फैमिली में एज अ प्रिंस पैदा हुए थे। जब वो 12 साल के थे तब उनको हिंदू स्केट स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए यानी हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 4 साल बाद जब वो वापस आए यानी 16 साल की उम्र में उनकी शादी एक प्रिंसेस से कर दी गई। बहुत जल्दी उनको एक बेटा भी हुआ और अब उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ जीनी कंटिन्यू कर दी। और ये रॉयल लाइफ उन्होंने तकरीबन 10 साल तक जी, जब तक कि उनकी जिंदगी में एक भूचाल नहीं आ गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा के बचपन में यानी सिद्धार्थ के बचपन में एक संत ने भविष्यवाणी करी थी कि अगर सिद्धार्थ ने अपने जीवन काल में कभी भी दुख देख लिया तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य धारण कर लेंगे, यानी वो संन्यास ले लेंगे। इस डर से उनके फादर ने कभी भी उनको राजमहल से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वो उनको सारे सुख चैन आराम राजमहल में ही प्रोवाइड कराते थे ताकि वो कभी भी दुख ना देख लें। लेकिन उनके जीवन में जैसे कि प्रकृति में बदलाव होता ही है, उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब वो अपने राजमहल से बाहर सैर पर निकले। तब रास्ते में उनके साथ 4 इंसिडेंट हुए। सबसे पहले तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, उसके बाद उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक अर्थी ले जाते हुए देखा और अंत में उन्होंने एक संत को भिक्षा मांगते हुए देखा। ये सारे इंसिडेंट्स ने उनकी अचानक से आंखें खोल दी और उनको ये बात समझ में आ गई कि इस धरती के ऊपर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्परेरी है। आज जैसा सब कुछ चल रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। और उन्होंने अपना राजपाट पीछे छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 7 साल भटकने के बाद फाइनली जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे तब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो इस पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। वो ध्यान मुद्रा लगाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए और 7 दिनों के बाद उनके पीछे से रोशनी निकलने लगी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज उस पेड़ को हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है ट्री ऑफ विजडम। और उन्होंने वहाँ से अपनी न्यूली अडॉप्टेड अंडरस्टैंडिंग्स को पूरी दुनिया में शेयर करना चालू कर दिया और उस पॉइंट पे वो बुद्धा कहलाए। बुद्धा का मतलब होता है अवेकंड या फिर जो जागृत है। लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला सरमन यानी अपना पहला उपदेश पवित्र गंगा के घाट पर जो कि बनारस में था वहां पर दिया। उनका दिया गया पहला सरमन आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है। अब बात करते हैं एक लेडी कीसा गौतमी की। दोस्तों, कीसा गौतमी का एक लौता बेटा था और वो मर गया। उसके दुख में वो दर दर भटक रही थी। वो पड़ोसियों के पास गई। उसने बोला कि मुझे कोई मेडिसिन दे दो, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। लेकिन लोगों ने उसको देखकर बोला शायद वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है क्योंकि लड़का मर चुका था। भटकते भटकते वो एक आदमी के पास पहुंची और उससे भी उसने वही सेम रिक्वेस्ट करी
कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। उसने बोला, देखो, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जान सकता हूँ जो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकता है। उसकी माँ ने बोला, भगवान के लिए मुझे वो बता दो कौन है। उस आदमी ने बताया, जाओ, उस साक्य मुनि के पास जाओ, जिसको लोग बुद्धा के नाम से जानते हैं। कीसा गौतमी फटाफट बुद्धा के पास भागी और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। हे भगवान, हे भगवान, मुझे कोई दवाई दीजिए, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। वो भिक्षा मांगने लगी। तब बुद्धा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सरसों के बीज चाहिए होंगे। और वो सरसों के बीज मुझे ऐसे घर से चाहिए जहाँ पे कोई भी किसी का रिश्तेदार मरा ना हो, ना किसी का बेटा मरा हो, ना किसी का हस्बैंड मरा हो, ना किसी का पेरेंट मरा हो, ना किसी का दोस्त मरा हो। ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आओ और मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा। अब कीसा गौतमी दर दर भटकने लगी। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक घर से दूसरे घर वो जाने लगी। इस टाइम वो मस्टर्ड सीड्स के लिए भटक रही थी। सारे लोगों ने उसको मस्टर्ड सीड्स ऑफर करने के लिए बोला भी, लेकिन जैसे कि लॉर्ड बुद्धा की कंडीशन थी कि मस्टर्ड सीड्स ऐसे घर से आनी चाहिए जहाँ पे कोई भी डेथ ना हुई हो। और जब कीसा गौतमी उन लोगों से ये पूछती कि क्या उनके घर में किसी रिश्तेदार की डेथ हुई है, तो वो बोलते हाँ। अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे मस्टर्ड सीड्स ऐसी फैमिली से मिले जहाँ पे किसी की कोई डेथ ना हुई हो। और अंत में उसने सारी उम्मीदें खो दी और कीसा गौतमी एक जगह बैठकर अपने दुख दर्द को महसूस करते हुए एक गहरी सोच में खो गई। अब वो शहर के बाहर लाइट्स को देखती रही। लाइट्स बार बार बंद हो रही थी और जल रही थी। अचानक से उन लाइट्स की फ्लिकरिंग को देखकर उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वो ये सोचने लगी कि इंसान की ज़िंदगी भी, उसकी डेस्टिनी भी इन लाइट्स की तरह ही है, जो बार बार फ्लिकर होती है और फिर बुझ जाती है। जीवन चक्र और मृत्यु नेचर का एक अभिन्न अंग है। और अचानक से उसको होश आया कि वो अपने दुख में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, कि जो भी इस दुनिया के अंदर पैदा होता है उसको मरना तो है ही। इंसान मॉर्टल है, यानी वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसे कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही होगा। लॉर्ड बुद्धा भी कहते हैं कि मॉर्टल्स की लाइफ, यानी हम इंसानों की ज़िंदगी में दुख दर्द और परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि हमने इस फैक्ट को अपनाया नहीं है, यानी हम इस फैक्ट को भूल चुके हैं कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे मरना भी है। और अगर हम इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे तो हम हमेशा शांति में रहेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप डेथ को अवॉइड कर सकें। जैसे पके हुए फल के गिरने का खतरा बना ही रहता है, वैसे ही बूढ़े इंसान की मृत्यु के खतरे का भी डर रहता ही है। जैसे मिट्टी के बर्तन किसी पॉइंट पर आकर टूट जाते हैं, वैसे ही हम इंसानों के साथ किसी पॉइंट पर आकर सेम ऐसा ही होता है। चाहे वो कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई यंग हो, चाहे बुद्धिमान हो या फिर मूर्ख हो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। मौत पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ना तो एक पिता अपने बेटे को बचा सकता है और ना ही एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को। जिस तरह एक बैल को मारने के लिए कत्ल खाने में ले जाया जाता है, उसी तरह मौत भी हम इंसानों के साथ ऐसा ही करती है, वो किसी को पीछे नहीं छोड़ती। इस प्रकार जो इस सत्य को जानता है और अपने नुकसान होने पर भी दुख प्रकट नहीं करता है, वो भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञानी कहा गया है। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि हम में से किसी को भी अपने साथ होने वाली चीज़ों के लिए कभी भी शोक प्रकट नहीं करना चाहिए, कभी भी रोना या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से हमें बेनिफिट तो कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा जो पीस ऑफ माइंड होता है वो हमसे और ज़्यादा दूर होता जाता है। ये चीज़ें हमारे दुख को, हमारे दर्द को और कई गुना बढ़ा देती हैं, जिससे हमें फिजिकली वीकनेस भी फील होती है। और ये बात को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंसान को दुख और शोक जैसी पास्ट की फीलिंग्स को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है प्रपोज़ल, जो कि एक रशियन प्ले है। ये ईयर 1888 में लिखा गया था। इसमें टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं चुपकोव, जो कि एक लैंड ओनर हैं। दूसरी है उनकी बेटी नटाल्या और तीसरे हैं उनसे उम्र में छोटे और उनके पड़ोसी लैंड ओनर लोमोव। तो ये प्ले स्टार्ट होता है चुपकोव के घर से, जहाँ लोमोव एंटर करता है। उसने पार्टी पर पहनने वाली ड्रेस पहनी हुई है, साथ में ग्लव्स भी पहने हुए हैं। चुपकोव उनको ग्रीट करते हैं और वो लोमोव से बहुत पोलाइटली बात करते हैं और उनसे आने का रीज़न भी पूछते हैं। दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं और फिर चुपकोव लोमोव को बैठने के लिए बोलते हैं। लोमोव की ड्रेस देखते हुए चुपकोव क्वेश्चन करते हैं कि मेरे प्यारे एंजल, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? लोमोव रिप्लाई करता है, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपका हालचाल पूछने आया था। क्योंकि चुपकोव अभी भी क्यूरियस थे, इसीलिए वो लोमोव की ड्रेस के बारे में रीज़न पूछते हैं। लोमोव चुपकोव का हाथ पकड़कर कहता है कि आपने मेरी बुरे समय में बहुत मदद करी, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अपने आप को काम करने के लिए वो थोड़ा सा पानी पीता है। चुपकोव अपने मन में अंदाज़ा लगाता है कि शायद ये पैसा मांगने आया है, लेकिन चुपकोव की पैसा देने की इंटेंशन नहीं होती। अब लोमोव एट द सेम टाइम एक्साइटेड और नर्वस होते हुए चुपकोव को कहता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, हालांकि मुझे कोई हक नहीं है आपसे कहने का। चुपकोव बोलता है कि गोल गोल बातें ना घुमाओ और सीधा पॉइंट पे बात करो। लोमोव फाइनली कन्फेस करता है कि वो वहाँ उसकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया है। ये सुनकर चुपकोव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी डिज़ायर पूरी हो गई हो। वो लोमोव को किस करता है और फिर खुशी खुशी वो कहता है कि वो नटालिया को ये बात बताएगा। लोमोव कहता है कि मिस्टर चुपकोव, नटालिया भी क्या रेडी है? वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो उसे बुलाने और लोमोव और नटालिया की प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए वहाँ से चला जाता है। इस बीच लोमोव थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हो। उसे लगता है कि अगर अब और देर की तो मैरिज होना मुश्किल हो जाएगी। वो अपने आप को श्योरिटी भी दिलाता है कि नटालिया उसकी अच्छी पार्टनर साबित होगी। नटालिया जैसी ब्यूटीफुल, एजुकेटेड और एक्सीलेंट हाउसकीपर उसे कहाँ मिलेगी? ये सोच सोचकर वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था। लोमोव लगभग 35 ईयर्स का हो चुका था और अब अपना घर बसाना चाहता था। उसे एक बीमारी थी कि जब भी वो थोड़ा सा नर्वस होता था तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती थी और वो बहुत जल्दी अपसेट भी हो जाता था। उसके होंठ कँपकँपाने लगे। वो ढंग से सोया भी नहीं था। जब भी वो सोता था तो उसके हेड में, राइट साइड और शोल्डर में अजीब सा भारीपन फील होता था। ऐसा उसके साथ लगभग 20 मिनट तक होता था। अब नटालिया एंटर करती है। नटालिया उसे हैरानी से देखती है क्योंकि उसके फादर ने उसे बताया था कि कोई मर्चेंट या कोई व्यापारी आने वाला है अपना सामान लेने। वो नटालिया का हालचाल पूछता है। नटालिया भी उसे कंफर्टेबल होने के लिए कहती है और लंच ऑफर करती है। वो उसकी ड्रेस देखकर कहती है कि क्या तुम कोई पार्टी में जा रहे हो? लोमोव नटालिया को बहुत रिस्पेक्ट देकर बात करता है। वो ये कहता है कि तुम जानकर हैरान होगी, क्या पता तुम्हें गुस्सा भी आ जाए। वो बहुत अजीब फील करता है। नटालिया कहती है कि बात क्या है, बोलो। लोमोव कहता है कि जैसे तुम जानती हो कि हम दोनों की फैमिलीज़ में शुरू से अच्छे रिलेशंस रहे हैं। मेरी आंटी और अंकल तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो ये भी कहता है कि तुम्हारी और हमारी फैमिली के लैंड्स भी मिलते हैं और इवन हमारा ऑक्सन मिडोज़ भी तुम्हारे ब्रिच वुड्स को टच करता है। दोस्तों, ऑक्सन मिडोज़ वो घास के मैदान होते हैं जहाँ एनिमल्स घास चरते हैं, और ब्रिच वुड्स, यहाँ ब्रिच ट्री की वुड के बारे में बात की जा रही है। ये सुनते ही नटालिया लोमोव को बीच में टोकते हुए कहती है, सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी तुमने बोला कि हमारे ऑक्सन मिडोज़, लेकिन क्या वो तुम्हारे हैं? लोमोव ने कहा, हाँ हाँ, मेरे ही तो हैं। नटालिया ने बोला कि तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारे नहीं हमारे हैं। लोमोव ने बोला, नहीं नहीं, हमारे हैं। नटालिया ने बोला, तुम एक्सप्लेन करो कि वो तुम्हारे कैसे हैं। नटालिया कहती है कि सोचो जरा, वो कितने सालों से तुम्हारे हैं। लोमोव कहता है, कितने सालों से मतलब? हमेशा से ही हमारे हैं। वो कहता है कि उसके पास प्रूफ है कि ये लैंड उनका है। वो कहता है कि उसकी आंटी की ग्रैंड मदर ने नटालिया के फादर के ग्रैंड फादर के किसानों को वो लैंड 40 ईयर्स के लिए दिया था, वो भी फ्री यूज़ करने के लिए, और वो किसान उसे इस तरह यूज़ करने लगे जैसे वो उन्हीं का हो। इस बात पर नटालिया डिसएग्री हो जाती है। वो कहती है कि उसने बचपन से सुना है अपने ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर से कि उनका लैंड बर्न मार्च तक एक्सटेंड है, जिसमें ऑक्सन मिडोज़ भी आता है। वो कहती है कि उसे उनकी बात का पूरा भरोसा है और यहाँ कोई आर्गुमेंट ही नहीं उठता।
लोमोव कहता है कि वो प्रूफ भी दिखा सकता है। नटालिया को लगता है यहाँ कोई मजाक चल रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से वो लैंड 300 ईयर्स से उनके अंडर में है। हालांकि उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तरह से किया गया अन्याय से वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है। लोमोव फिर बोलता है कि मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो फिर अपनी आंटी वाली बात बताने लगता है, जिसको नटालिया बीच में ही काट कर कहती है, मुझे ये आंटी, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की बातों से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सन मिडोज हमारे हैं, बस बात खत्म। लोमोव कहता है कि वो हमारे हैं। वो बोलता है, नटालिया मुझे वो मिडोज नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों पर काम कर रहा हूँ। नटालिया को उसके इस बिहेवियर को देखकर हैरानी होती है। वो कहती है कि हमें तो लगा था कि जब लास्ट ईयर हमारी फैमिली ने तुम्हारी मदद करी थी, क्योंकि हम तुम्हें अच्छा पड़ोसी समझते थे, लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुमने हमारी कभी रिस्पेक्ट नहीं की। लोमोव कहता है, तो क्या तुम मुझे लैंड चोर समझ रही हो? वो कहता है, पूरी लाइफ में आज तक जो चीज़ मेरी नहीं है मैंने वो कभी भी नहीं ली, लेकिन ऑक्सन मिडोज हमारे हैं। और दोनों में तू मैं में शुरू हो जाती है। लोमोव अब गुस्से में चिल्लाने लगता है। नटालिया कहती है, चिल्लाओ मत, अपने घर पर चिल्लाओ। वो कहता है कि उसके चिल्लाने की वजह उसके हार्ट रेट के बढ़ने की वजह से है, लेकिन फिर भी वो बोलता रहा कि ऑक्सन मिडोज हमारे हैं। और इतने में चुपकोव आ जाता है। वो कहता है, क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? नटालिया कहती है कि पापा, इन्हें बताओ ऑक्सन मिडोज किसके हैं? चुपकोव कहता है कि हमारे हैं। लुमोव कहता है कि वो आपके कैसे हुए? वो फिर अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है, और चुपकोव उसको बीच में रोकते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम भूल रहे हो कि किसानों को वो लैंड इसीलिए फ्री यूज़ के लिए दिया गया था क्योंकि उस टाइम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन अब सबको ये बात पता है कि ऑक्सन मिडोज हमारे हैं। अब लोमोव गुस्से में आ जाता है। उसे गुस्से में देखकर चुपकोव कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो वो लैंड किसानों को मैं फ्री में दे दूंगा, बजाय यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने के। लोमोव के बार बार चिल्लाने पर वो कहता है कि रिस्पेक्टफुली बात करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। लोमोव कहता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से ही मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम लैंड चोर और बहुत बुरे पड़ोसी हो। मैं इस मैटर को कोर्ट में लेके जाऊंगा और तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। चुपकोव कहता है, हाँ ले जाओ कोर्ट में, क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली ही ऐसी है। तुम लोमोव्स होते ही ऐसे हो। तुम्हारे दादाजी पियक्कड़ थे और तुम्हारी आंटी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई। अचानक से लोमोव के सर में फिर से प्रेशर पड़ने लगता है और वो कहता है कि हेल्प, वाटर, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा बायां पैर सुन्न हो रहा है, मेरे दिल में क्या हो रहा है, ओह मुझे लग रहा है मैं मर रहा हूँ। और वो दरवाजे की तरफ चला जाता है। चुपकोव कहता है, हाँ हाँ जाओ, और यहाँ आप कभी मत आना। पीछे से नटालिया कहती है, कैसा रास्कल है ये, ऐसे पड़ोसियों पर कौन भरोसा करेगा, मॉन्स्टर। चुपकोव कहता है, हाँ, और ये आदमी प्रपोजल लेकर आया था। इस बीच नटालिया कहती है, प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? चुपकोव कहता है कि वो तुम्हें प्रपोज करने आया था। नटालिया कहती है, प्रपोज करने? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसे जल्दी बुलाओ। चुपकोव कहता है कि उसे? वो कहता है, हे भगवान, ये हो क्या रहा है, रुको रुको बुलाता हूँ। फिर लोमोव वापस आता है। लोमोव थका हुआ वापस आया और नटालिया कहती है, हमें माफ़ कर दो, मुझे याद आ गया कि वो ऑक्सन मिडोज तुम्हारे ही हैं। और लोमोव कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ऑक्सन मिडोज हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। नटालिया कहती है, हाँ हाँ, अब इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम अब शूटिंग जल्दी कब स्टार्ट करने वाले हो? लोमोव कहता है, हाँ करनी तो है, लेकिन हार्वेस्ट के बाद, और मेरे डॉग को भी चलने में दिक्कत आ रही है। नटालिया कहती है, क्यों, क्या हुआ? लोमोव कहता है, पता नहीं, शायद उसका पैर मुड़ गया है या किसी दूसरे डॉग ने काटा है। मेरा बेस्ट डॉग, जिसे 125 रूबल्स देकर मैंने खरीदा। नटालिया कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है। उसके पापा ने तो अपने स्क्वीज़र डॉग के लिए 85 रूबल्स दिए हैं, और वो तुम्हारे डॉग गेस से बेटर हुआ। इस पर लोमोव हंसता है और कहता है, क्या मजाक है, तुम कह रही हो कि स्क्वीज़र गेस से ज़्यादा बेटर है? नहीं नहीं, मेरा डॉग गेस ज़्यादा बढ़िया है। वो कहता है कि तुम्हारा डॉग तो हंटिंग में भी बहुत बैड है। नटालिया कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? लुमोव कहता है कि तुम्हारे कुत्ते का लोअर जबड़ा अपर जबड़े से छोटा है। नटालिया कहती है कि क्या तुमने मेज़र किया है क्या? नटालिया कहती है कि तुम्हारा डॉग ओल्ड और अगली है। लुमोव कहता है कि वो ओल्ड है, लेकिन उसके बदले में मैं 5 स्क्वीज़र भी ना लूँ। तुम्हारे कुत्ते के लिए 25 रूबल्स ही बहुत हैं। नटालिया कहती है कि पहले तुमने झूठ मूठ में बोल के ऑक्सन मिडोज तुम्हारा है वो ले लिया, और अब बोल रहे हो कि गैस स्क्वीज़र से ज़्यादा बेटर है। लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और वो फिर लड़ने लग जाते हैं कि किसका डॉग बेटर है। लुमोव कहता है कि तुम्हारा स्क्वीज़र
100 गुना बेकार है। उसका सिर, आंखें, कंधे सब बेकार हैं। नटालिया कहती है कि और तुम्हारा तो बूढ़ा और अधमरा हो चुका है। लोमोव की हार्ट बीट फिर से बढ़ जाती है। वो कहता है चुप हो जाओ, मेरे दिल में प्रेशर बढ़ रहा है। इतने में फिर चुपकोव आता है और नटालिया कहती है कि पापा बताओ कि गैस बढ़िया है या स्क्वीज़र। चुपकोव कह देता है कि स्क्वीज़र पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट डॉग है। लोमोव कहता है तो क्या मेरा डॉग गैस बेटर नहीं है? इस पर चुपकोव कहता है कि गैस एक अच्छा कुत्ता है, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। चुपकोव कहते हैं कि मेरे प्यारे लोमोव, इस आर्गुमेंट को यहीं ख़त्म करो, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के डॉग से जेलस फील करता है। लोमोव चुप नहीं होता और दोनों में फिर बहस चालू हो जाती है और एक बार फिर लोमोव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके शोल्डर में पेन चालू हो जाता है। वो सडनली चेयर पर बैठ जाता है। चुपकोव अपना बोलना चालू रखता है। इतने में नटालिया कहती है, पापा लगता है ये मर गया, क्योंकि लोमोव जमीन पर लेटा हुआ होता है। नटालिया रोने लग जाती है। हाय, ये तो मर गया, ओ मेरे लोमोव। चुपकोव भी पैनिक हो जाता है और अपने आप को दोष देने लगता है। वो कहता है कि मुझे चाकू दो, मैं अपना गला काट लूँगा। मुझे गन दो, मैं अपने आप को शूट कर लूँगा। वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी लोमोव हल्का सा मूव होता है और वाटर मांगता है। अब वो होश में आ जाता है। चुपकोव फटाफट उसका हाथ नटालिया के हाथ में देकर ब्लेसिंग्स देता है। लोमोव कुछ समझ नहीं पाता। नटालिया कहती है, अरे ये तो जिंदा है, और फटाफट शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। चुपकोव दोनों को चूम लेता है। अब लोमोव समझ आता है कि उसकी तो चांदी हो गई और वो खुश हो जाता है। नटालिया फिर लोमोव के सामने डॉग वाला मैटर ओपन कर देती है। चुपकोव कहता है, ये लो शैम्पेन, क्योंकि अब ये जश्न का समय है। और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है और नाटक ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की पोयम का टाइटल है अमांडा, जिसकी राइटर हैं रॉबिन मैकहॉक क्लेन। दोस्तों, रॉबिन मैकहॉक क्लेन एक फेमस ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं जो अपने फेमस फिक्शन कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। उनकी ज़्यादातर राइटिंग्स चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स को लेकर होती है। कुछ उनकी फेमस बुक्स इस तरीके से हैं, हेटिंग एलिसन एशले, पीपल माइट हियर यू, एटसेट्रा। दोस्तों, आज हम उनकी फेमस पोयम अमांडा के बारे में बात करने वाले हैं। इस पोयम को मैंने 4 पैराग्राफ के हिसाब से डिवाइड किया है। मैं एक एक करके आपको सबका एक्सप्लेनेशन देता हुआ चलूँगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक बच्चे के पास जो सबसे बड़ी दौलत है, वो उसकी स्वतंत्रता है। और वह चीज़ जिसे कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता, वो है अपने पेरेंट्स का लगातार उसके लिए चिंतित रहना, उसको अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना और उसके लिए ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन देना। ये पोयम एक लड़की अमांडा के बारे में है, जिसे लगातार अपने पेरेंट्स द्वारा अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अमांडा कॉन्स्टेंटली ये फील करती है कि किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन और इंटरफेरेंस उसकी फ्रीडम को कर्टल कर रही है, यानी उसकी स्वतंत्रता को काट रही है, और वो किसी भी तरीके के काम को करना नहीं चाहती। वो एक अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहती है और उस फैंटेसी वर्ल्ड में वो फ्री रहना चाहती है। आइए दोस्तों, अब हम इस पोयम के फर्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इस पैराग्राफ में हमें पोएट अमांडा के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अमांडा एक ऐसी छोटी लड़की है जो अपनी गलतियों की वजह से अपनी मदर द्वारा हर बार पॉइंट की जाती है। पोएट बताता है कि अमांडा की माँ उसको अपने नेल्स को बाइट ना करने के लिए इशारे कर रही है। वो बोलती है कि अमांडा, अपने नेल्स को बाइट मत करो, ये एक बुरी आदत है। आगे वो उसको अपने कंधों को बिना झुकाए सीधे बैठने के लिए कहती है। उसको कहती है कि सही पोस्चर में बैठो। अमांडा को अपने कंधों को झुकाकर और थोड़ा सा आलसी होकर बैठने की आदत है, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो सही पोस्चर में बैठे। इस पॉइंट पर जब उसकी माँ उसे डांट रही है, वो एक इमेजिनेशन में खो जाती है। वो अपने आप को एक मरमेड के तौर पे, यानी एक जल परी के तौर पे इमेजिन करती है। वो देखती है कि वो एक हरे समुद्र में एक जल परी की भांति अकेले रहना चाहती है, ताकि वो वहाँ पर फ्री रह सके और वहाँ पर कोई भी ना हो। वो सोचती है कि वो उस गहरे समुद्र के अंदर बिल्कुल अकेली है और वो नहीं चाहती कि और भी कोई वहाँ पे हो। पानी के बहते हुए बहाव से
वो बहुत दूर तक बहकर आगे जाना चाहती है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो खुल के रिलैक्स फील कर सके। वो चाहती है कि वो उस गहरे हरे समुद्र के अंदर जल परी की तरह रहे और अपनी लाइफ को खुद लीड करे। आइए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इस पैराग्राफ के अंदर पोएट बताता है कि अमांडा की माँ उससे एनक्वायरी कर रही है, अमांडा, क्या तुमने अपने होमवर्क किया या नहीं? और वह उससे फिर पूछती है, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया है या नहीं? इसके अलावा वो उसे अपने जूते साफ करने के लिए भी याद दिलाती है। लेकिन इसके बावजूद अमांडा अपनी मदर की इन इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए फिर से इमेजिनेशन में खो जाती है। वो इमेजिन करती है कि वो एक ऑर्फन है, यानी एक अनाथ बच्ची है जो सड़कों पर अकेले घूम रही है। दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो ये इमेजिन कर रही है कि अगर वह माता पिता के बिना होती तो वह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलती। वह अपने खुले पैरों के साथ नरम धूल पर बहुत ही शांत तरीके से डिज़ाइन को तैयार करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसकी माँ उल्टा उसके विपरीत सोचती है। उसकी माँ चाहती है कि वो सब कुछ साफ और स्वच्छ रखे, लेकिन अमांडा धूल में अपने नंगे पैर खेलना चाहती है। इसके अलावा वो अपनी माँ के इन इंस्ट्रक्शंस को लगातार सुनकर तंग आ चुकी है। वो कहती है कि साइलेंस गोल्डन है, यानी साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती है। इसके अलावा वो कहती है कि फ्रीडम स्वीट है, यानी उसके जीवन में फ्रीडम उसके लिए बहुत कुछ है, और जब भी वो अपनी मदर के साथ होती है तो वो कभी फ्री फील नहीं करती। आइए दोस्तों, अब हम अपने थर्ड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। इसके बाद अमांडा की मदर उसे चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है। वो उसे उसके पिंपल्स को याद करवाती है कि अमांडा को चॉकलेट खाने से पिंपल होते हैं, इसीलिए वो उसे नहीं खाने चाहिए। आखिर में वह उसकी माँ की बातों पर ध्यान ना देने के लिए उसे डांटती है। अब अमांडा फिर से एक इमेजिनेशन में खो जाती है। वो अपने आप को एक रेपुंजल के तौर पर इमेजिन करती है। दोस्तों, रेपुंजल फेरी टेल्स का एक कैरेक्टर थी। वो एक परी थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, मोटे और गोल्डन कलर के थे। एक चुड़ैल ने उसे एक टावर में कैद कर लिया था। वो चुड़ैल रपुंजल के लंबे बालों की मदद से उस टावर पर चढ़ती थी, जो खिड़की के माध्यम से उसके नीचे आते थे। इसीलिए अब अमांडा अपने आप को एक रेपुंजल के तौर पर इमेजिन करती है, क्योंकि उसे लगता है टावर के अंदर लाइफ काफ़ी पीसफुल और अनयूजुअल होगी। वो सोचती है वो टावर के अंदर फ्री रहेगी और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेगी। वो इमेजिन करते हुए ये भी कंफर्म करती है कि अगर वो रेपुंजल होगी तो वो अपने मोटे लंबे बाल कभी भी खिड़की से नीचे नहीं फेंकेगी। वो ये पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी को भी उस टावर में ना आने दे, ताकि उसकी फ्रीडम को कर्टेल ना किया जा सके। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अब अमांडा की माँ उसे बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने के लिए वॉर्न कर रही है। वो उसे कहती है कि अपने इस बैड मूड से बाहर निकलो, और वो उसे ब्लेम करती है कि इस अनस्टेबल मूड के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। वो उसे ये कहकर भी डांटती है कि अगर तुम कॉन्स्टेंटली ऐसा बिहेवियर करती रहोगी तो किसी दिन लोग ये सोचेंगे कि अमांडा की माँ उसको हैरेस कर रही है, यानी उसको परेशान कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अमांडा को हर बार अपनी माँ के द्वारा छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पॉइंट किया जाता है, और इन चीज़ों के ऊपर वो रिएक्ट भी नहीं कर सकती। अगर वो इमोशनल होकर रिएक्ट भी करती है तो उसकी माँ इसे अपनी प्राइड के अगेंस्ट ले लेती है और उसे डांटने लग जाती है कि इस तरीके का बिहेवियर उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो बाकी लोग ये सोचेंगे कि अमांडा की मदर अमांडा के ऊपर बहुत डोमिनेटिंग है और वो हर वक्त उसके ऊपर हावी रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की पोयम का टाइटल है एनिमल्स, जिसके राइटर हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं और उन्होंने राइम एंड मेट्रिकल पोएट्री के ओल्ड ट्रेडिशन को तोड़कर नई तरीके की रेवोल्यूशनरी पोएम्स को इंट्रोड्यूस किया। वो अपनी रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, जो कि बेसिकली फ्री वर्स में लिखी जाती है।
उनकी पोयम एनिमल्स उनके वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस पोयम को मैंने 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया है। मैं एक एक करके आपको सबका एक्सप्लेनेशन देकर आगे बढ़ूंगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की ओर, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि वो एनिमल्स की दुनिया में रहना चाहता है, क्योंकि उसे एनिमल्स की दुनिया ह्यूमन बीइंग्स की दुनिया से कहीं ज़्यादा बेटर लगती है। वो आगे कहता है कि उसे एनिमल्स ह्यूमन से ज़्यादा पीसफुल लगते हैं, यानी शांत लगते हैं। वो इसीलिए ये बात बोल रहा है क्योंकि एनिमल्स वर्ल्डली थिंग्स के पीछे नहीं भागते, यानी वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ के पीछे जैसे ह्यूमन भागता रहता है पूरी ज़िंदगी, वैसे एनिमल्स नहीं भागते। एनिमल्स ह्यूमन के मुकाबले काम हैं और उनके अंदर मटेरियलिस्टिक थिंग्स के रिगार्डिंग कोई लालच भी नहीं है और ना ही किसी अपनी अचीवमेंट के रिगार्डिंग उन्हें कोई घमंड है। वो सेल्फ कंटेन्ड हैं। दोस्तों सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है कि वो अपनी लाइफ से खुश हैं और ना ही वो दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस की ये हैबिट है कि वो एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करते रहते हैं। तो इसीलिए पोएट को ये महसूस होता है कि एनिमल्स ह्यूमन से कहीं ज़्यादा बेटर हैं। वो शांत हैं और वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर भी नहीं करते। आगे पोएट कहता है कि यही सारे रीजंस की वजह से वो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा रहता है और एनिमल्स को घंटों तक देखता रहता है, क्योंकि उसे एनिमल्स और एनिमल्स की दुनिया ह्यूमंस की दुनिया से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। आइए दोस्तों हम अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि जैसे ह्यूमंस एक दूसरे के लिए कंप्लेन करते रहते हैं और अपने दुखों से परेशान होकर कंप्लेंट करते रहते हैं, वैसे एनिमल्स उनके उल्टे कभी भी ऐसा नहीं करते। वो कभी नहीं रोते। जैसे ह्यूमंस हर छोटी छोटी बात पे रोता रहता है कि उसने क्या पाया क्या खो दिया। पोएट ये भी कहता है कि मनुष्यों के उल्टे जानवर कभी भी अपने दुख की शिकायत भी किसी से नहीं करते हैं। वो मनुष्य की तरह रात में जागते भी नहीं हैं, अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोते भी नहीं हैं, जैसे कि हमेशा ह्यूमन बीइंग्स रात को जागकर अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप में रोता रहता है। इसका मतलब ये है कि जानवर इंसानों से अलग होते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे गुस्सा या दुख नहीं दिखाते हैं। वे आगे कहते हैं कि जानवर बहुत सच्चे होते हैं, क्योंकि वो कभी भी भगवान के नाम पर किए गए अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करते, जैसा मनुष्य करता रहता है। वे इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य ऐसे ही करते हैं। तो आगे पोएट सोचता है कि एनिमल्स कभी भी अपने साथी लोगों से कुछ प्रशंसा पाने के लिए इस तरह की चीज़ें करके उन्हें परेशान नहीं करते हैं। उसे लगता है कि एनिमल्स इंसानों की तरह असंतुष्ट नहीं हैं। उनके पास जो कुछ भी है वे उससे खुश रहते हैं। वो कभी भी वर्ल्ड के अंदर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ह्यूमन बीइंग्स अपने फ्रेंड्स के बीच अपने लिए प्रशंसा सुनने और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे ह्यूमंस लग्जरी और कंफर्ट के लिए अलग अलग चीज़ों और अलग अलग रास्तों को ढूंढता रहता है, ऐसा एनिमल्स नहीं करते हैं। पोएट कहते हैं कि जैसे ह्यूमंस वर्ल्डली थिंग्स के पीछे पागल हैं, वैसे एनिमल्स पागल नहीं हैं। तो आइए दोस्तों अब हम अपने थर्ड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। अपने इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि उसने कभी भी किसी एनिमल को किसी ह्यूमन बीइंग्स के सामने झुककर अपनी डिवोशन या फिर भक्ति दिखाते हुए कभी नहीं देखा है। और इवन एनिमल्स अपने पूर्वजों के लिए भी ऐसा नहीं करते हैं। वो भगवान के प्रति भक्ति नहीं दिखाते जैसे ह्यूमंस करते हैं। और एनिमल्स में वो एक दूसरे में से किसी को भी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, जैसे कि ह्यूमंस में समझा जाता है। ह्यूमंस के अंदर रिच लोगों को आमतौर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और गरीबों की तुलना में उनके साथ ज़्यादा रिस्पेक्टेबल तौर पर बिहेव किया जाता है। लेकिन एनिमल्स की दुनिया में वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। वह कभी भी किसी दूसरे एनिमल्स को ज़्यादा या कम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एनिमल्स की दुनिया में हर कोई खुश है। वो इंसानों की तरह नहीं है जो खुद को अर्थ पर सबसे खुश या दुखी व्यक्ति पाते हैं। आगे पोएट कहता है कि एनिमल्स
अन्य एनिमल्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को दिखाने में बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं। यहाँ पोएट ये कहना चाहता है कि एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वह कभी भी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते, जबकि ह्यूमंस दिखाते हैं कि उनके दूसरों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन और बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि रियलिटी इसके उल्टी होती है। पोएट कहता है कि वो इस फैक्ट को स्वीकार करता है कि एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के साथ अपने रिलेशंस दिखाने के प्रति बहुत सच्चे हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने लास्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो लास्ट में पोएट अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके कहते हैं, यानी खुद को एनालाइज करके कहते हैं कि एनिमल्स को ये अच्छे गुण कहाँ से मिले हैं। वह आगे खुद से भी सवाल करते हैं कि उनके अपने अच्छे गुण कहाँ चले गए हैं। क्या उसने उन्हें छोड़ दिया या फिर लापरवाही से उन्हें कहीं खो दिया। पास्ट में इंसानों में जो गुण पाए जाते थे, जैसे मासूमियत, दया, सच्चाई, अब जानवरों में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। वो हैरान होते हैं कि इंसानों ने इन सारी क्वालिटीज़ या फिर गुणों को छोड़ दिया और उन्हें एनिमल्स को सौंप दिया। अपनी इस पोयम में वॉल्ट विटमैन यही कहना चाहते हैं कि वो एनिमल्स की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स से फार बेटर हैं। ह्यूमन बीइंग्स ग्रीडी हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट जेलस फील करते हैं, लेकिन उसके उल्टा एनिमल्स काम हैं और सेल्फ कंटेन्ड हैं। वो अपने में ही खुश रहते हैं। वो जहाँ कहीं पे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, वो खुश हैं। वो कभी भी अपने दुख या फिर अपनी गलतियों के प्रति शिकायत नहीं करते। ह्यूमन बीइंग्स हमेशा रिच लोगों को और स्ट्रॉन्ग लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और हमेशा वो रेस्टलेस रहता है, क्योंकि उसे लगता रहता है कि मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया। हमेशा पछतावे की आग में वो जलता रहता है और इसके अलावा दुनिया के अंदर लग्जूरियस और कंफर्टेबल थिंग्स के पीछे हमेशा भागता रहता है। जबकि एनिमल्स बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। वो अपने रिलेशंस को दिखाने में भी ऑनेस्टी दिखाते हैं। वो किसी पर्टिकुलर एनिमल या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो अपनी लाइफ को फुल ऑनेस्टी और कम ग्रीडनेस और कम जेलसनेस के साथ जीते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस पोयम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक नैश, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। उन्हें अपनी ह्यूमरस पोएट्री के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये पोयम एक बलाड है जिसे 14 स्टैंजाज में लिखा गया है। मैं एक एक करके आपको सबका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर। Glinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really little red dragon। दोस्तों, इस स्टैंजा में पोएट बताता है कि एक छोटी लड़की है जिसका नाम है ब्लिंडा। वो अपने छोटे से वाइट हाउस में रहती है। उसके साथ कुछ क्रिएचर्स यानी उसके कुछ पेट भी हैं जो उसी के साथ रहते हैं। एक है उसकी छोटी काली बिल्ली, एक है ग्रे माउस, एक है येलो डॉग और एक है छोटी रेड वैगन, यानी जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और एक है असली का ड्रैगन। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टैंजा की ओर। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। इस स्टैंजा में पोएट अपने सारे एनिमल्स का नाम बताता है। वो कहती है कि ब्लैक किटन का नाम है इंक, ग्रे माउस का नाम है ब्लिंक, येलो डॉग का नाम है मस्टर्ड, क्योंकि मस्टर्ड भी येलो कलर का होता है, और वो ड्रैगन जिसे सब डरपोक समझते हैं उसका नाम है कस्टर्ड। आइए दोस्तों, अब अपने थर्ड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। यहाँ पोएट ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन देते हुए बताती है कि उसके बड़े बड़े शार्प टीथ हैं और उसकी स्किन पर ऊपर स्पाइक्स हैं। उसके लोअर पार्ट में स्केल्स हैं जो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। उसके माउथ को फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है
क्योंकि उसके मुंह से वो जब चाहे आग निकाल सकता है। उसकी नोज को चिमनी से कंपेयर किया गया है, जो कि स्मोक पास करने के लिए यूज होती है, और उसके पैरों को शार्प नाइफ से कंपेयर किया गया है। आइए दोस्तों अब अपने फोर्थ स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो अब पोएट सारे कैरेक्टर्स की इनर स्ट्रेंथ और ब्रेवरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि ब्लिंडा इतनी ब्रेव है जितने मिलकर बियर्स का ग्रुप होता है। इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि वो लायन का शिकार कर सकते हैं। ब्लिंडा का डॉग इतना ब्रेव है जितना कि एक एंग्री टाइगर होता है। लेकिन अगर इन सब के बीच कस्टर्ड की बात करें तो वो ब्रेव नहीं है। वो हर चीज से डरता है कि उसे हमेशा एक सेफ केज चाहिए होता है। आइए दोस्तों अब अपने फिफ्थ स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। ब्लिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rulio Trulio cowardly dragon. ब्लिंडा उस ड्रैगन को बड़े ही गंदे तरीके से टीज करती है, यानी छेड़ती है, जिसे देखकर इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे नाइट प्रेसिवियल से कंपेयर करते हैं, जो कि एक योद्धा था लेकिन बिना करेज के भाग खड़ा हुआ था। वो सब उसे छेड़ रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। आइए दोस्तों अब अपने सिक्स स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। ब्लिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। पोएट बताता है कि ब्लिंडा इतनी जोर से हंसी कि उसकी वॉइस पूरे घर में इको करने लगी। ब्लिंक जो कि एक माउस था, वो वीक साउंड निकालने लगा जैसे चूहे निकालते ही हैं। दूसरी ओर इंक एंड मस्टर्ड ड्रैगन को छेड़ने के लिए उसकी एज पूछते हैं जब भी वो एक सेफ केज यानी एक सेफ पिंजरे की डिमांड करता है। आइए दोस्तों अब अपने सेवन स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड ब्लिंडा फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अचानक से जब सब उस ड्रैगन का मजाक बना रहे थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी किसी के आने की। उन्होंने देखा कि एक पायरेट यानी समुद्री डाकू दीवार चढ़कर विंडो से अंदर आ रहा था। डॉग उसे देखकर भौंका, किटन ने म्याऊ किया, ब्लिंडा चिल्लाई ओह, क्योंकि सब एकदम से डर गए। आइए दोस्तों अब अपने एट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वॉज अ ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड। इस स्टैंजा में पोएट ने पायरेट के अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया है। वो कहता है कि पायरेट के दोनों हाथों में पिस्टल थी और एक छोटी तलवार भी। उसकी तलवार उसके दांतों में फंसी हुई थी। उसकी काली दाढ़ी भी थी और उसकी एक टांग जो कि लकड़ी की थी। उसका मतलब वो फिजिकली डिसेबल्ड था। लेकिन फिर भी उसे देखकर सब डर गए थे क्योंकि वो सबको हार्म पहुंचाना चाहता था। आइए दोस्तों अब अपने नाइन्थ स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. अब जब सबने पायरेट को देखा तो सब डर गए। ब्लिंडा तो इतनी डर गई कि वो पीली पड़ गई और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। मस्टर्ड डॉग भी हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। इंक किटन घर के बिल्कुल नीचे चली गई और माउस ब्लिंक अपने छोटे से बिल में चला गया अपने आप को बचाने के लिए। आइए दोस्तों अब हम अपने 10th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a juggling squim, he went at the pirate like a robin at a worm. जहां सब कैरेक्टर्स अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर चुके थे, तब ड्रैगन ने बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड चीज करी। वो सीधा पायरेट के ऊपर कूद पड़ा और ऐसी साउंड निकालने लगा जैसे कि एक इंजन प्रोड्यूस करता है। यही नहीं, उसने अपनी पूंछ जमीन पर हिट करी और वो भी पूरी ताकत से, जिससे ऐसी साउंड आई जैसे कि एक मेटल की होती है, और उसने उस पायरेट के ऊपर धावा बोल दिया। आइए दोस्तों अब अपने 11th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। द पायरेट गेप्ड एट ब्लिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. वो पायरेट ड्रैगन का ये रिएक्शन देखकर इतना शॉक हो गया कि उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए उसने अपनी पॉकेट से अल्कोहल निकालकर पिया, और अब जब उसमें हिम्मत आई तो उसने 2 बुलेट्स ड्रैगन पर फायर कर दी, लेकिन वो मिस कर गई
और देखते ही देखते कस्टर्ड द ड्रैगन ने उसे चबा चबा कर खत्म कर दिया। आइए दोस्तों अब अपने 12th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. ब्लिंडा ने ड्रैगन को हग कर लिया और मस्टर्ड भी उसे चाटने लगा। कोई भी पायरेट की मौत पर दुखी नहीं था। दोनों इंक और ब्लिंक ड्रैगन के चारों ओर खुशी से घूमने लगे, यानी सारे कैरेक्टर्स खुश हो गए और ड्रैगन के लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो करने लगे जिसने उन्हें बचाया था। आइए दोस्तों अब हम अपने 13 स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave as we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. जब सबने ड्रैगन का थैंक किया और अपना लव उसके लिए शो किया, सबका माइंड ड्रैगन को लेकर चेंज हो गया। उन्हें याद आया कि कैसे वो उस डरपोक ड्रैगन का मजाक बनाते थे। अब सब उसे प्रेस करने लगे। एक बार को डॉग बीच में बोला, वो तो कुछ कंफ्यूजन हो गई, मैं कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो मैं कस्टर्ड से दुगना ब्रेव हूँ। और फिर इंक और ब्लिंक भी बोल पड़े, हाँ हाँ, हम भी तो कस्टर्ड से 3 गुना ब्रेव हैं। और उनकी इस बात पर ड्रैगन फुली एग्री हो गया और कहा, हाँ भाई हाँ, तुम सब मुझसे ज़्यादा पावरफुल और ब्रेव हो। आइए दोस्तों अब हम अपने लास्ट और 14th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Blinda is as brave as a barrel full of beers and Ink and Bing chase Lion down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage but Custard keeps crying for a nice safe cage. और आखिर में पोएट फिर वही सेम लाइंस दोहराता है कि फिर से सब वैसा ही हो गया और लाइफ वैसे ही शुरू हो गई। ब्लिंडा उसी छोटे व्हाइट हाउस में रहती है, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड के साथ, और हाँ, कस्टर्ड भी साथ ही है। सबके सब ब्रेव हैं, लेकिन कस्टर्ड अभी भी डरपोक है और एक सुरक्षित पिंजरा अपने लिए ढूंढता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रिचर्ड H.E. ब्राइट आज दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट में से आते हैं। बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन अद्भुत है। उन्होंने बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेल थ्योरी कि सेल काम कैसे करते हैं उस थ्योरी को प्रेजेंट किया और साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। ये बेसिकली वर्किंग ऑफ सेल्स के ऊपर बेस थी। इब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट उन्होंने मिलकर इस थ्योरी के ऊपर काम किया। इसे जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश भी किया गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और साइंस की फील्ड में अब तक की उनकी सारी अचीवमेंट्स में से एक थी। ये सब एकदम से नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी थी जो कि शुरू होती है बटरफ्लाई से। इब्राइट अपने पेरेंट्स के इकलौते चाइल्ड थे। वो नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया में रहते थे। वहाँ पे इब्राइट के लिए ज़्यादा कुछ करने को नहीं था और ना ही उनके कंपेनियंस थे। इसके अलावा वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं थे और उनकी सिर्फ एक ही हॉबी थी और वो था चीज़ों को कलेक्ट करना। इब्राइट बटरफ्लाइज को देखकर बहुत अट्रैक्ट होते थे। उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये जब उन्होंने स्टार्ट किया उस टाइम पे वो किंडरगार्टन में थे। उन्होंने इसके साथ साथ रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स को भी कलेक्ट करना स्टार्ट किया। इसके अलावा वो एक स्टार गेजर और एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बन गए, यानी वो अक्सर रातों को तारों को देखा करते थे और उनकी पोजीशंस को नोट किया करते थे। इब्राइट की मदर को उनकी इस क्यूरोसिटी के बारे में जब पता चला तब उन्होंने इब्राइट को एनकरेज करना चालू किया। वो उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती थी। वो उनके लिए टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास और इसके अलावा कई सारे ऐसे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी लाकर देती थी जिससे वो अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकें। क्योंकि इब्राइट का कोई कंपेनियन नहीं था, इसीलिए उनकी मदर ने मदर के साथ साथ उनके फ्रेंड का भी रोल निभाया। जब से उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया उन्होंने हर चीज़ में इब्राइट को मदद करी। वो उनके लिए फ्रेंड्स को घर पर भी लेकर आती थी
क्योंकि इब्राइट के फादर उसके बचपन में ही जा चुके थे, इसीलिए उनकी डेथ के बाद उनकी मदर हमेशा के लिए उसके साथ एक कंपेनियन के तौर पर रही। अगर इब्राइट के पास कुछ करने को नहीं होता तो उसकी मदर कुछ ना कुछ उसके लिए टास्क ढूंढ ही लेती थी, और वो सारे टास्क लर्निंग टास्क होते थे ताकि इब्राइट को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। इब्राइट के अंदर सीखने की भूख भी थी और क्षमता भी। वो स्कूल में भी अच्छे ग्रेड्स हासिल करते थे। सेकंड ग्रेड में जब वो थे तब उन्होंने बटरफ्लाइज की 25 स्पीशीज को कलेक्ट किया था। उस टाइम पे वो स्पीशीज उनको उनके घर के आसपास ही मिली थी। एक दिन उनकी माँ ने उनको एक चिल्ड्रंस बुक लाकर दी और उस बुक ने इब्राइट के लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए। इस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर रही हैं। इस बुक ने इब्राइट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बुक के एंड में बुक को पढ़ने वाले रीडर्स के लिए एक इनविटेशन भी था कि अगर वो चाहें तो वो बटरफ्लाई माइग्रेशंस की स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। रीडर्स को सिर्फ इसमें इतना करना था, अगर किसी को टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिले तो वो उसे डॉक्टर उर्कुहार्ट को भेज दे, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और बटरफ्लाइज की माइग्रेशन के ऊपर रिसर्च भी कर रहे थे। इब्राइट ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई और उसने मोनार्क बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट कर दिया। बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन समर्स के अंदर लास्ट में सिर्फ 6 वीक्स तक चलता था और इब्राइट को ये बात समझ में आ गई कि अगर वो बटरफ्लाइज को एक एक करके कैच करेगा तो शायद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसने बटरफ्लाइज को अपनी बेसमेंट में ही रेस करना चालू किया, यानी उसने एक फीमेल मोनार्क को कैच कर लिया और उसके एग्स को बड़ा करना चालू किया। तो उसने बटरफ्लाइज को अपनी बेसमेंट में ही रेस करना चालू किया, यानी उसने एक फीमेल मोनार्क को कैच कर लिया और उसके एग्स ले लिए और उन एग्स को रेस करवाना चालू किया। पहले उस एग से कैटरपिलर आया, फिर कैटरपिलर से प्यूपा और उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई। और जब बटरफ्लाइज पूरे तरीके से उड़ने के लिए तैयार हो जाती थी, वो उनके ऊपर टैग लगा देता था और उन्हें जाने देता था। हालांकि जल्दी ही इब्राइट को इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा। रीज़न ये था कि जो बटरफ्लाइज के ऊपर वो टैग लगाकर भेज रहा था, दूसरी साइड से उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था और वो थोड़ा सा इसलिए भी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि 2 बटरफ्लाइज सिर्फ रिकैप्चर्ड की गई थी। इसके अलावा जितनी बटरफ्लाइज उसने रेस करी थी उनको रिकैप्चर नहीं किया गया था और वो 2 बटरफ्लाइज भी उसके घर से 75 मील्स के अंदर ही मिल गई। उस टाइम तक इब्राइट जो है वो 7th ग्रेड में पहुंच चुका था और अब वो दूसरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ बिजी हो गया। अब इब्राइट ने साइंस काउंटी फेयर में एडमिशन लिया। पार्टिसिपेशन के तौर पर उसने वहाँ पे अपनी स्लाइड्स दिखाई जो कि फ्रॉक्स के टिश्यू की थी। हालांकि उस साइंस काउंटी फेयर में उसे कोई प्राइज़ नहीं मिला और उसे ये बात समझ में आ गई कि अगर उसे कोई प्राइज़ जीतना है तो उसे रियल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने पड़ेंगे। तो अब उसने अपने फेवरेट फील्ड में रिसर्च करने के लिए डिसाइड किया, जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो ऑलरेडी पहले से भी काम कर रहा था। इब्राइट ने डॉक्टर उर्कुहार्ट को अपने आइडियाज़ के बारे में बताया। रिप्लाई में डॉक्टर उर्कुहार्ट ने इब्राइट को उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ सजेशंस दिए। इन एक्सपेरिमेंट्स ने इब्राइट को थ्रू आउट हाई स्कूल तक बिजी रखा। इस बीच वो कई सारे काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स के प्राइजेस जीता। अपने 8th ग्रेड के प्रोजेक्ट के लिए इब्राइट ने उस डिसीज़ के बारे में दिखाने की कोशिश करी जिस वायरल डिसीज़ की वजह से सारी मोनार्क कैटरपिलर्स एकाएक मरती जा रही थी। उसने ये सोचा कि ये डिसीज़ जो है कोई ना कोई बीटल कैरी करके लेकर आता है। उसने कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में पैदा करना चालू किया, लेकिन उसको कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले। हालांकि उसने ये एक्सपेरिमेंट साइंस फेयर में शो किया और वो जीत गया। अगले साल उसका साइंस फेयर प्रोजेक्ट वायसराय बटरफ्लाइज के ऊपर था। उसने अपनी थ्योरी दी कि वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाई टेस्टी नहीं लगती और वो वायसराय बटरफ्लाइज को ही खाती हैं। तो बर्ड से बचने के लिए वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करने की कोशिश करती हैं ताकि वो बर्ड से बच जाएं। इब्राइट का ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीज़न में 1st पोजीशन और काउंटी साइंस फेयर में 3rd पोजीशन लेकर आया। अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में इब्राइट ने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया और एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में डिस्कवरी करने की कोशिश करी। इनडायरेक्टली ये रिसर्च उन्हें आगे चलकर लाइफ ऑफ सेल्स की नई थ्योरी के बारे में ले गई।
इसके मुताबिक वो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते थे कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 गोल्ड स्पॉट्स के क्या रीज़न है, उस प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इब्राइट और दूसरे स्टूडेंट ने मिलकर एक डिवाइस तैयार किया, जिस डिवाइस से ये पता चल रहा था कि वो स्पॉट्स जो हैं वो एक हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और ये हार्मोन बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से इब्राइट को काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला और इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिल गई। यहाँ पे उन्होंने जूलॉजी के अंदर थर्ड प्लेस हासिल किया। इसके अलावा अब उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के अंदर भी काम करने का मौका मिल गया। इब्राइट ने मोनार्क प्यूपा के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखा और उसको और एडवांस लेवल पर ले गए। आगे चल के उन्हें उनके प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला। अपने सीनियर ईयर के अंदर उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से सेल्स को ग्रू करना चालू किया। अपने इस एक्सपेरिमेंट से वो ये शो करना चाहते थे कि बटरफ्लाई के डेवलपमेंट की स्टेज में जब सेल स्टार्टिंग से डिवाइड होना चालू होते हैं और डेवलप होना चालू होते हैं तो वो तभी हो पाते हैं जब उन्हें उन 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट से वो अननोन हार्मोन मिलता है। अगर वो हार्मोन उन्हें ना मिले तो प्यूपा नॉर्मल बटरफ्लाई में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल साइंस फेयर के जूलॉजी डिवीजन के फर्स्ट प्लेस को जीता। उन्होंने आर्मी लेबॉर्ट्री और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबॉर्ट्री के लिए भी काम किया। अपने समर्स के अंदर इब्राइट वापस से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैब के लिए काम करने वापस आ गए और वहाँ पे उन्होंने हार्मोन थ्योरी के ऊपर काम करना चालू किया। फाइनली वो उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो गए और 1 या फिर 1.5 साल के बाद एक दिन इब्राइट ने उस केमिकल स्ट्रक्चर के सेल्स की एक्सरेज फोटोज देखी और वहाँ से उनको सेल लाइफ की न्यू थ्योरी के बारे में आइडियाज़ आने लगे। उन फोटोज़ की वजह से उनको बायोलॉजी के एक बहुत बड़े पजल का आंसर मिल गया कि सेल कैसे डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करता है। दोस्तों, डीएनए के बारे में तो आप जानते ही हैं। डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है जो हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट है। इब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ने उस केमिकल स्ट्रक्चर की पिक्चर्स बनाई और उसके प्लास्टिक मॉडल्स को तैयार किया। किसी को भी जानकर ये हैरानी नहीं हुई जब रिचर्ड ई ब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स में ग्रेजुएट होकर वहाँ से निकले। इसके अलावा वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्च स्टूडेंट के तौर पे भी ग्रेजुएट हुए और वहाँ पे उन्होंने अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करना चालू किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने चालू करे। अगर ये थ्योरी करेक्ट हो जाती है तो लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हम ले सकते हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारी और इसके अलावा कई ऐसी बीमारियों के सॉल्यूशंस के बारे में भी हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं। इब्राइट के कुछ और इंटरेस्ट भी हैं। वो एक चैम्पियन डिबेटर हैं और साथ साथ एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। इसके अलावा वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी हैं। इब्राइट के सोशल स्टडीज़ टीचर रिचार्ड वेयर उनको बहुत प्रेज करते हैं। इब्राइट बताते हैं कि उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आने का श्रेय उनके टीचर को ही जाता है। रिचर्ड ए वेरियर इब्राइट के इंटरेस्ट के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि इब्राइट हर बार इसीलिए जीतते हैं क्योंकि वो हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इब्राइट बहुत ही कम्पिटिटिव नेचर के हैं, लेकिन वो बैड सेंस में कम्पिटिटिव नेचर के नहीं हैं। वो अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना चाहते हैं। और लास्ट में राइटर ये बताता है कि इब्राइट के अंदर कुछ ऐसी खासियत भी है जो एक साइंटिस्ट होने के लिए नेसेसरी हैं। वो बताते हैं कि इब्राइट का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। इसके अलावा उनके अंदर क्यूरोसिटी भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही में जो हर साइंटिस्ट में होती है वो होती है विल पावर। उनकी विल पावर अद्भुत है। वो सही रीजंस के लिए अपनी विल पावर का यूज़ करते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया इस साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए लेकर आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू। दोस्तों, इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है नरेटर से, जिसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक लॉ फर्म में जूनियर क्लर्क की जॉब करनी शुरू करी है। उसका काम कोर्ट के ऑर्डर्स को
उन लोगों तक पहुंचाना होता है जिनका या तो कोर्ट में केस चल रहा होता है या जिन्हें कोर्ट ने गवाह के बेसिस पर बुलाया है। कई जगह जहां नरेटर जाता था वहां उसे बड़े अजीब अजीब लोगों को सम्मन देना होता था। कई बार तो उसे पीट भी दिया जाता था। एक दिन उसे न्यू मिलन नामक एक जगह पर जाना था जो कि शहर से 40 मील की दूरी पर थी। वहां उसे ओलिवर लुटकिंस नाम के एक शख्स को कोर्ट का सम्मन देना था। उसकी किसी केस में विटनेस के तौर पर ज़रूरत थी और उसे बुलाने के लिए कई लेटर्स भी भेजे गए थे, लेकिन उसने सब लेटर्स को इग्नोर कर दिया था। जब नरेटर न्यू मिलियन पहुंचा तो उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर गया। उसने सोचा था कि विलेज काफ़ी साफ सुथरा होगा, लेकिन विलेज काफ़ी गंदा था। उसकी सड़कें मिट्टी से ढकी हुई थी, दुकानें भी अजीब सी लग रही थी। तब उसने स्टेशन पर एक डिलीवरी मैन को देखा। वो उसे बहुत खुश दिखाई दिया। उसे देखकर नरेटर ने उससे बातचीत करने की सोची। नरेटर ने बोला कि वो यहाँ एक ओलिवर लुटकिंस नाम के आदमी को ढूंढ रहा था। उस आदमी ने बोला कि ओलिवर लुटकिंस को उसने 1 घंटा पहले ही देखा था। उसने नरेटर को यह भी बताया कि ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के पीछे रहता है। फिर उसने नरेटर को बताया कि वो अभी अभी फ्रिट्स की शॉप पर मिलेगा जहां वो पोकर खेल रहा होगा। उसने नरेटर से पूछा कि क्या तुम्हें लुटकिंस को जल्दी ढूंढना है। नरेटर ने बोला कि लुटकिंस को अर्जेंटली ढूंढना है ताकि उसे आफ्टरनून की ट्रेन से वापस सिटी ले जाया जा सके। इस पर उस हैक ड्राइवर ने बोला कि उसके पास घोड़ा गाड़ी है जिसमें वो लुटकिंस को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। दोस्तों, हैक इसी गाड़ी को बोलते हैं। उसने नरेटर को यह भी बताया कि लुटकिंस अपने फ्री टाइम में कहाँ कहाँ जा सकता है। नरेटर उस हैक ड्राइवर के केयरिंग एंड फ्रेंडली बिहेवियर से बहुत इंप्रेस हुआ। नरेटर जानता था कि हैक ड्राइवर पैसा भी कमाना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो नरेटर को अच्छा लगा इसीलिए नरेटर ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। $2 1 घंटे के हिसाब से हैक ड्राइवर और नरेटर के बीच डील फाइनल हो गई। बाद में हैक ड्राइवर अपनी घोड़ा गाड़ी ले आया और नरेटर को बैठने के लिए कहा। अब नरेटर विलेजर्स के काइंडनेस और हेल्पफुल नेचर के बारे में सोचने लगा कि विलेजर्स कितने हेल्पफुल होते हैं, और इस हैक ड्राइवर ने उसकी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली। अब हैक ड्राइवर और नरेटर के बीच बातचीत शुरू हुई। उसने नरेटर से पूछा कि क्या वो लुटकिन से अपना पैसा वापस लेने आया है। उसने नरेटर को यह भी बताया कि लुटकिंस कभी भी उधार के पैसे वापस नहीं करता। उसने बताया कि उसने भी लुटकिन से पैसे लेने हैं जो उसने लुटकिन से पोकर गेम में जीते थे। उसे लुटकिंस के नेचर के बारे में पता था, लेकिन वो फिर भी बेवकूफ़ बन गया। बाद में उसने नरेटर को सजेस्ट किया कि वो लुटकिंस के सामने पहले ना जाए, क्योंकि उसके फैंसी क्लोथ्स को लुटकिंस पहचान लेगा और उसे डाउट होगा और वो भाग जाएगा। तो उसने बोला कि फ्रिट शॉप पर वो उसके पीछे ही रहे। नरेटर ये साफ देख रहा था कि हैक ड्राइवर उसके लिए लुटकिंस को ढूंढने में बहुत मेहनत कर रहा था। नरेटर ने हैक ड्राइवर को सब बताया कि लुटकिंस के केस में विटनेस के तौर पर बहुत ज़रूरत थी। रास्ते में चलते चलते हैक ड्राइवर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बोला कि उसका नाम बिल मैग्नसन था और उसका मेन काम हैक कार्ट चलाना ही है। हैक ड्राइवर ने बताया कि ओलिवर लुटकिंस बहुत बड़ा धोखेबाज है और वो लोगों को ठगने में माहिर है। हैक ड्राइवर नरेटर को फ्रिट्स की दुकान पर ले गया और ओलिवर लुटकिंस के बारे में पूछताछ करने लगा। फ्रिट्स जिसकी दुकान थी उसने बताया कि वो कुछ घंटे पहले ही आया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही वो गस्टफ की दुकान पर शेव कराने चला गया है। हेयर ड्रेसर ओलिवर लुटकिंस के बारे में पूछने से अचानक गुस्से में आ गया, क्योंकि लुटकिंस ने उसके $35 नहीं चुकाए थे। लेकिन वहीं खड़े एक कस्टमर ने बताया कि लुटकिंस को उसने होटल की तरफ सड़क पर जाते हुए देखा है। वहां से निकलकर बिल ने नरेटर को बताया कि लुटकिंस के पैसे ना चुकाने की वजह से वो गस्टफ की दुकान पर नहीं आया होगा और वो ग्रे की बार्बर शॉप पर गया होगा। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि लुटकिंस अभी 5 मिनट पहले ही निकल चुका है। फिर उन्होंने पूल रूम या बैटिंग शॉप पर जाने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि किसी ने बताया था कि वो कुछ सिगरेट्स खरीद के वहां से चला गया था। उनके लुटकिंस को ढूंढने के सारे अटेम्प्ट्स फेल होते जा रहे थे और अब एक भी बच चुका था और नरेटर को भूख भी लगी थी। नरेटर ने बिल से लंच करने के लिए पूछा। इस पर बिल ने नरेटर को बोला कि यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन उनका खाना अच्छा नहीं है। वो एक काम कर सकते हैं। बिल ने बोला, मेरी वाइफ अच्छा खाना बनाती है, वो $50 में खाना पैक करके दे देगी, जो कि रेस्टोरेंट के खाने से सस्ता और अच्छा दोनों होगा। बिल ने यह भी सजेस्ट किया कि उन दोनों को वेड्स हिल पर चलना चाहिए और वहाँ लंच करना चाहिए, वहाँ से नज़ारा भी अच्छा दिखता है। नरेटर आगे कहता है कि बिल उसकी मदद इसलिए नहीं कर रहा था कि वो हेल्पिंग नेचर का था, बल्कि वो नरेटर से पैसे कमाना चाहता था।
नरेटर के साथ बिताए गए टाइम के उसे पैसे भी मिल रहे थे और इवन नरेटर के लंच टाइम के पैसे भी वो कमा रहा था। खैर नरेटर को लगा कि उसकी लॉ फर्म इन सारे खर्चों को उठा लेगी और फिर भी वो बिल जैसे केयरफुल आदमी की कंपनी से बहुत खुश था। जब वो ऊपर हिल के टॉप पर बैठे थे तो वहां से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था। नरेटर के लिए तो वो बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। बिल ने उसके विलेज न्यू बिलियन के बारे में नरेटर को सब बताया। उसने बताया कि कैसे उनके गांव में मिनिस्टर की वाइफ चर्च में बहुत ज़ोर से गाना गाती है जब वो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम नहीं होती है, और उसके वहाँ के कॉलेज के लड़के लॉन्ग और फैंसी टाइप की ड्रेस वगैरह पहनते हैं। खैर नरेटर को बिल की बातों से ये समझ में आ गया कि उसे विलेज और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, और उसकी इसी नॉलेज की वजह से नरेटर को भी उस जगह से प्यार हो गया। बिल ने बताया कि उसने कई तरह की जॉब्स भी किए हैं। अलग अलग जगह काम करने और एक्सप्लोर करने की वजह से उसका नेचर चीयरफुल और सिंप्लिसिटी वाला हो गया। वो बार बार नरेटर को यही विश्वास दिला रहा था कि वो दोनों मिलकर लुटकिंस को ढूंढ ही लेंगे। एट लास्ट बिल ने लुटकिंस के एक दोस्त को पकड़ा और उससे लुटकिंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई। उसके दोस्त ने बताया कि वो अपनी माँ के घर भाग गया है। बिल ने बोला कि शायद लुटकिंस को पता चल चुका है कि उसे ढूंढा जा रहा है, इसीलिए वो छुपने के लिए अपनी माँ के यहाँ भाग गया है। बिल ने नरेटर से बोला कि वो लुटकिंस की मदर से उसे बात करने दे, क्योंकि वो लुटकिंस की मदर के मुंह से सच नहीं निकलवा पाएगा। बिल और नरेटर जैसे ही लुटकिंस की मदर के यहाँ पहुंचे तो बिल ने उसकी मदर से स्ट्रिक्टली बोला कि ओलिवर लुटकिंस को कोर्ट में एज अ विटनेस बुलाया गया है। उसने लुटकिंस की मदर को बताया कि इस आदमी को कोर्ट ने अपॉइंट किया है और इसके पास लुटकिंस को पकड़ने का लीगल राइट भी है। पीछे से नरेटर ये देखकर खुश हो रहा था कि उसकी इम्पोर्टेंस अब बढ़ रही थी और वो लेडी भी इम्प्रेस हो गई थी। लुटकिंस की मदर किचन में गई और दोनों ने उसको फॉलो किया। अचानक से वो दोनों हैरान हो गए क्योंकि लुटकिंस की मदर अंदर से गरम गरम प्रेस ले आई और उन दोनों को डराने लगी कि वो उन दोनों को जला देगी। वो बेचारे डर के मारे वहां से भाग गए। उस लेडी के इस भयानक रिएक्शन की वजह से बिल ने नरेटर के कान में वहां से निकलने के लिए बोला। जैसे तैसे फिर भी वो पूरे घर में ढूंढने के बावजूद लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि अब नरेटर भी लेट हो रहा था और उसे ट्रेन भी पकड़नी थी। इसीलिए बिल फाइनली नरेटर को स्टेशन तक ले गया। वापसी में जाते हुए नरेटर लुटकिंस को ना ढूंढ पाने के लिए दुखी नहीं था, बल्कि वो इस बात से खुश था क्योंकि उसे बिल और उसके गांव के लोगों के साथ अटैचमेंट हो गई थी। यहाँ के बिताए हुए कुछ घंटों के एक्सपीरियंस से वो न्यू मिलियन में ही रहना चाहता था। लुटकिंस के ना मिलने की वजह से उसके ऑफिस वाले और ज़्यादा अपसेट हो गए और अगले दिन कोर्ट में लुटकिंस की पेशी होनी थी और उसकी ज़रूरत भी थी। उस दिन नरेटर को लगा कि उसका करियर अब शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉस बहुत गुस्से में आ गया था और उसने दोबारा नरेटर को भेजा कि वो लुटकिंस को कैसे भी करके पकड़ कर लाए। लेकिन इस बार नरेटर के साथ एक आदमी भी भेजा गया जो कि लुटकिंस के साथ पहले काम कर चुका था और वो लुटकिंस को पहचान सकता था। जैसे ही ट्रेन न्यू मिलियन पहुंची, नरेटर और उसका पार्टनर स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने बिल को प्लेटफॉर्म पर देखा। लेकिन सामने दिख रहे सीन ने नरेटर के होश उड़ा दिए, क्योंकि बिल और लुटकिंस की मदर साथ खड़े हुए हंस रहे थे। ये लुटकिंस की वही मदर थी जिसने नरेटर और बिल के साथ रूड बिहेवियर किया था। नरेटर ने अपने पार्टनर को बताया कि ये बिल है और ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरी लुटकिंस को ढूंढने में बहुत मदद की थी। लेकिन अभी उसके और होश उड़ना बाकी थे जब नरेटर के पार्टनर ने बोला कि ये बिल नहीं बल्कि खुद ओलिवर लुटकिंस है। लुटकिंस और उसकी माँ नरेटर को देखकर हंस रहे थे और बेचारा नरेटर यही बोल रहा था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है भोली। दोस्तों ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम सुलेखा था। वो रामलाल की चौथी बेटी थी। रामलाल के बारे में मैं आपको बता दूं, वो गांव में जमींदार था। सुलेखा को सब भोली कहकर बुलाते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो मेंटली वीक थी और चीज़ों को समझने में और लोगों से बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी।
दरअसल बचपन में वो चारपाई से गिर गई थी जब वो सिर्फ 10 महीने की थी, जिससे उसके ब्रेन का एक पार्ट कम्प्लीटली डैमेज हो गया था। भोली जब पैदा हुई थी तो वो बहुत सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उससे स्मॉल पॉक्स हो गए, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर स्पॉट्स रह गए। सिर्फ उसकी आंखें ही बच पाई। जब वो 5 साल की हुई तब उसने बोलना शुरू किया और वो हकलाकर बोलती थी। बार बार हकलाने से उसे बहुत बुरा फील होता था, इसीलिए उसने बोलना ही बंद कर दिया। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। भोली सबसे यंगेस्ट चाइल्ड थी। रामलाल गांव के अंदर रिच फार्मर था। उसने अपनी फैमिली को सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई थी। उसके सारे बच्चे हेल्दी थे और स्ट्रांग थे, लेकिन भोली को छोड़कर। उसने अपने सारे बच्चों को शहर में भेजा, स्कूल्स में पढ़ने के लिए, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। राधा उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मंगला थी, जिसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। और तीसरे नंबर पर चंपा थी, जो कि रामलाल की तीसरी बेटी थी। और सारी लड़कियां हेल्दी और ब्यूटीफुल थी, और उनके लिए शादी करवाना इतना मुश्किल काम नहीं था। रामलाल को मेन जिसकी चिंता थी वो थी भोली, क्योंकि भोली ना तो ब्यूटीफुल थी और ना ही इंटेलिजेंट। इसीलिए उसके लिए वर्ड ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। जब भोली 7 साल की थी तब मंगला की शादी हो चुकी थी। उसी सेम ईयर गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, जिसकी इनॉग्रेशन करने गांव के तहसीलदार साहब खुद आए। उन्होंने रामलाल को बोला कि रामलाल, तुम एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल इस गांव के अंदर तुम्हारी बहुत इज्जत है, तो तुम्हें अपनी बेटियों को इस प्राइमरी स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। तहसीलदार साहब की बात सुनने के बाद रामलाल ने रात को ये मैटर अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया। पहले तो उसकी वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उसकी एजुकेटेड डॉटर्स के लिए शादी करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रामलाल अब डबल माइंडेड हो गया। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो तहसीलदार साहब की बात का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था, और दूसरी ओर उसकी वाइफ भी अपनी जगह सही थी। फाइनली उसकी वाइफ ने ये सजेस्ट किया कि वो भोली को स्कूल भेज दे, क्योंकि उसके चांसेस वैसे भी बहुत कम है। अगली सुबह रामलाल भोली को स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो गया। भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं थी कि स्कूल होता क्या है। भोली को सिर्फ इतना याद आया कि कुछ दिनों पहले उनकी गाय, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको सेम ऐसे ही घर से बाहर ले जाया गया था, और बदले में फादर उसके रिटर्न में पैसे लेकर आए थे। उसे ये लगा कि शायद उसके साथ भी यही होने वाला है, और उसने अपने फादर के हाथ से अपना हाथ खींच दिया। वो डर गई। भोली के इस बिहेवियर की वजह से भोली के फादर इरिटेट हो गए, और वो भोली के ऊपर चिल्लाने लगे कि वो उसको स्कूल लेकर जा रहे हैं, कहीं और नहीं। उसके बाद भोली के फादर ने उसकी मदर को बोला कि वो भोली को साफ सुथरे कपड़े पहना दे, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर दे, ताकि स्कूल वालों को ये ना लगे कि हम भोली को कैसे उठाकर ले आए हैं। और भोली को उस दिन पहली बार साफ कपड़े मिले। हालांकि ये कपड़े चंपा के ही थे जो उसे पहनाए गए। भोली को नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, कंघी की गई, और भोली को जब ऐसा ट्रीटमेंट मिला तब उसे विश्वास होने लगा कि उसे कहीं गलत जगह नहीं बल्कि कहीं सही जगह ही ले जाया जा रहा है। जब वो और उसके फादर स्कूल पहुंचे तो बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम्स में बैठे हुए थे। रामलाल ने भोली का हाथ हेड मिस्ट्रेस के हाथ में दे दिया और वो चले गए। अब भोली अकेली इधर उधर देखने लगी। भोली की आंखों में बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ था, क्योंकि उसने स्कूल पहले कभी देखा नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे और कमरों में बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे और लिख रहे थे। भोली को भी उसी क्लासरूम में ले जाया गया और उसे ऑर्डर किया गया कि वो वहीं पे जाके बैठ जाए। भोली जानती नहीं थी कि स्कूल एक्चुअली होता कैसा है और वहाँ पे क्या होता है, लेकिन उसे ये देखकर खुशी हो रही थी कि ज़्यादातर लड़कियाँ तकरीबन उसी की एज की थी। उसे उम्मीद थी कि शायद इन्हीं लड़कियों में से कोई उसकी दोस्त बन जाएगी। अब क्लास की टीचर बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दीवार के ऊपर लगी हुई पेंटिंग्स को देखी जा रही थी और वो पेंटिंग्स उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि उसमें एक पिक्चर एक ब्राउन हॉर्स की थी। ये वैसा ही हॉर्स था जिसके ऊपर तहसीलदार साहब गांव में आए थे। दूसरी पिक्चर उसने एक पैरेट की देखी। ये वही सेम पैरेट लग रहा था जो उसने आम के बगानों में देखे थे। इसके बाद एक इमेज काऊ की थी। ये काऊ बिल्कुल उसको अपनी काऊ लक्ष्मी की तरह ही दिख रही थी। जब वो इधर उधर पिक्चर्स देखने में बिजी थी तब उसे एकदम दिखाई दिया कि उसकी टीचर उसके पास ही खड़ी हैं। उन्होंने उसका नाम बोला भोली, और वो बोली भ भो भो भो। वो सिर्फ हकलाने लगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, और अचानक से डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बह गए।
वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी और उसने अपना हेड डाउन कर लिया और कोने में जाके बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाकी लड़कियों की तरफ देख सके, क्योंकि वो जानती थी वो अभी भी उसको देखकर हंस रही थी। अब भोली की टीचर ने अपने फ्रेंडली मैनर से भोली को कंफर्टेबल करने की कोशिश की। उन्होंने दोबारा उससे उसका नाम पूछा। हालांकि भोली अभी भी हकला रही थी और नर्वस थी, लेकिन अब की बार वो अपना पूरा नाम बोलने में सक्सेसफुल हो गई। उसके टीचर ने उसको शाबाशी दी अपने इस अटेम्प्ट के लिए और बोला कि अगर वो अपने डर को दूर कर दे तो वो हर चीज़ क्लियरली बोल पाएगी। भोली भी हैरान थी कि वो कैसे इतना क्लियरली बोल पा रही है। भोली की टीचर उसकी क्यूरोसिटी को समझ चुकी थी और वो जानती थी कि अगर भोली डेली स्कूल आएगी तो एक दिन भोली की ये हकलाने वाली दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने भोली से पूछा, क्या वो अगले दिन स्कूल आएगी? भोली ने अपना हेड नीचे कर कर इशारा किया कि हाँ। उसके टीचर ने फिर उसे बोला कि वो लाउडली बोले। अब की बार भोली ने बोला हाँ, और वो खुद हैरान हो गई कि वो कैसे बोल पा रही है। उसके टीचर ने दोबारा से उसे शाबाशी दी और एक बुक दी जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स थी, डॉग्स की, कैट्स की, गोट्स की, और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए थे। 1 महीने के अंदर तुम इस बुक को पूरी तरह पढ़ने में काबिल हो जाओगी। उसके टीचर ने बोला, और फिर मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे बड़ी, और फिर तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी और कोई तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और कोई भी चीज़ तुम बिना हकलाए हुए आसानी से बोल पाओगी। तो तुम ये बात समझ गई ना? अब तुम घर जाओ और कल सुबह से जल्दी आना। भोली को सडनली ऐसे लगने लगा जैसे गांव में अचानक मंदिरों के अंदर सारी घंटियां बजने लगी हैं। ऐसा लगने लगा जैसे पेड़ों के ऊपर फूल खिलने लगे हैं। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। अब साल बीतते चले गए और वो गांव एक छोटा शहर बन गया और वो लिटिल प्राइमरी स्कूल अब एक हाई स्कूल बन गया। वहाँ पे अब एक सिनेमा भी होता था। एक रात रामलाल अपनी वाइफ से भोली की मैरिज के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसने अपनी वाइफ को बोला कि क्या उसे बिशंबर लाल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसके बदले में उसकी वाइफ ने बोला बिल्कुल, उन्हें बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बिशंबर लाल भोली के लिए बिल्कुल सूटेबल है। उसने अपने व्यू को सपोर्ट करते हुए बताया कि बिशंबर की एक बड़ी दुकान है, उसके पास अपना घर है और उसके पास बैंक में पैसे भी हैं, और इसके अलावा वो हमसे कोई दहेज भी नहीं चाहता। रामलाल अभी भी अनश्योर था क्योंकि बिशंबर लाल उसी की उम्र का था, यानी वो भोली से कहीं ज़्यादा बड़ा था, और इसके अलावा वो हैंडीकैप भी था। और इवन बिशंबर लाल की पहली शादी हो चुकी थी जिससे उसे अपने बच्चे भी थे। खैर, रामलाल की वाइफ ने बोला इस बात में कोई नुकसान नहीं है कि भोली और बिशंबर लाल के बीच में इतना बड़ा एज गैप है। इसके अलावा रामलाल की वाइफ ने यह भी बोला कि उन्हें भोली के लिए इजीली ब्राइड मिलेगा भी नहीं, और बिशंबर लाल वैसे भी दूसरे गांव का है, उसको भोली की मेंटल कंडीशन और उसके अगली फेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। रामलाल इस बात से चिंतित था कि इस मैटर के ऊपर भोली कैसा रिएक्ट करेगी। खैर, इसके ऊपर रामलाल की वाइफ ने बोला कि भोली तो एक बुद्धू गाय की तरह है और वो कुछ भी नहीं बोलेगी। भोली साइड में खड़े होकर चुपचाप अपने पेरेंट्स की बातों को छुप कर सुन रही थी। खैर, बिशंबर नाथ के बारे में बात करते हैं। बिशंबर नाथ एक बहुत अमीर आदमी था। उसकी अपनी दुकान थी और वो फूड आइटम्स और हाउस होल्ड गुड्स को बेचा करता था। इसके अलावा बिशंबर नाथ गाँव में एक अच्छा खासा व्यापारी भी था। खैर, शादी का दिन आ गया। बिशंबर नाथ अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ फुल बैंड बाजे बारात के साथ आया और शादी के अरेंजमेंट बहुत धूमधाम से की गई। रामलाल खुद भी बहुत खुश था कि उसकी अपनी चौथी लड़की की शादी इतने ज़्यादा धूमधाम से हो रही है। भोली को लाल साड़ी में सजाया गया और उसे पवित्र अग्नि के पास फेरे लेने के लिए बुलाया गया। अब भोली को माला पहनाने के लिए बोला गया। जैसे ही बिशंबर नाथ ने भोली के गले में माला डाली, उसने अचानक से भोली का फेस देख लिया और उसके फेस के ऊपर पॉक मार्क्स देख लिए, और उसने अपना ऑब्जेक्शन उठाते हुए अपने दोस्त को बोला, देखो इसका फेस कितना गंदा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इस पर उसके दोस्त ने सजेस्ट किया कि तुम ज़्यादा नखरे मत करो क्योंकि तुम भी कोई ज़्यादा यंग नहीं हो, तुम्हारी भी उम्र 50 साल के आसपास हो चुकी है और तुम्हें ऐसी यंग लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए शादी कर लो। बिशंबर नाथ ने अचानक से रामलाल के आगे भोली से शादी करने के बदले में 5,000 रुपये की डिमांड कर दी
उसने बोला वो तभी इस बदसूरत लड़की से शादी करेगा जब उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। रामलाल बेचारा भागा भागा अंदर गया और अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी। उसने बोला मुझे परेशान मत करो, ये लो 2,000 रुपये ले लो और मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर बिशंबरनाथ ने बोला तो ठीक है, फिर अपनी बेटी को अपने घर में ही रखो, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। रामलाल बेचारा क्या करता, पूरे गांव के सामने अपनी इज्जत ना गंवाने के चक्कर में वो बेचारा अंदर गया और 5,000 रुपये काउंट कर कर ले आया और बिशंबरनाथ को दे दिए। बिशंबरनाथ खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब बिशंबरनाथ जैसे ही भोली के ऊपर माला डालने लगा, भोली ने अचानक से अपनी आंखों से उसे घूरा और उसके हाथ को रोक लिया और माला सीधा पवित्र अग्नि में फेंक डाली। और भोली ने अपने फादर की तरफ देखते हुए बोला, पिताजी आप इससे पैसे ले लीजिए, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी। ये देखकर सारे लोग वहाँ पे हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। पहली बात तो ये कि भोली की वॉइस पहली बार इतनी क्लियर और बिना हकलाए हुए आ रही थी। सब लोग हैरानी भरी नज़रों से भोली की तरफ देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे कि कितनी बेशरम लड़की है जो शादी करने से मना कर रही है। और रामलाल भी गुस्से होकर भोली के ऊपर चिल्लाने लगा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी इस हरकत से हमारी गांव में कितनी बदनामी होगी, क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? इस पर भोली ने जवाब दिया कि पिताजी आपकी और हमारे परिवार की इज्जत को बनाए रखने के लिए ही मैं इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं इस लालची और बुज़दिल इंसान से शादी नहीं करूँगी। अब वहाँ से धीरे धीरे करके बारात वापस जाने लगी। बिशंबरनाथ, उसके दोस्त और उसकी फैमिली भी चले गए और कुंड की पवित्र अग्नि भी धीरे धीरे बुझने लगी। बेचारा रामलाल दुखी होते हुए भोली की तरफ बोलने लगा, लेकिन भोली तुम्हारा क्या, अब तुमसे कोई भी कभी भी शादी नहीं करेगा, हम क्या करेंगे? इस पर भोली ने बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके और माँ के बुढ़ापे में आप दोनों की सेवा करूँगी और गांव के अंदर इसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जितना मैंने सीखा है। क्यों मैम, मैं सही कह रही हूँ ना? भोली की मैम भी उस शादी में आई हुई थी जिन्होंने भोली को बचपन से पढ़ाया था और वो ये सब ड्रामा चुपचाप खड़े होकर देख रही थी और उन्होंने भोली को स्माइल पास करी। उनकी इस स्माइल से उन्होंने भोली की स्टेटमेंट को अप्रूव कर दिया था। वो अंदर ही अंदर भोली के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे एक आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बनाने में किसी न किसी दिन सफल हो जाता है, आज भोली ने भी वही काम किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द नेकलेस, जिसकी मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। पहली है मटिल्डा लॉइजल, दूसरे हैं उनके हस्बैंड और तीसरी है मटिल्डा लॉइजल की बेस्ट फ्रेंड मैम फॉस्टियर। तो आइए दोस्तों अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मटिल्डा एक काफ़ी अट्रैक्टिव लेडी थी, दिखने में बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसके दुर्भाग्य के कारण वह एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी। देने को ना कोई दहेज था और ना ही कोई उम्मीद की किरण। उसके पास कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा वह फेमस हो सके और कोई अमीर आदमी उसे प्यार कर सके। इसलिए मजबूरन उसने शिक्षा बोर्ड के दफ्तर में एक क्लर्क मिस्टर लॉइजल से शादी कर ली। मटिल्डा हमेशा सुंदर चीज़ों के बारे में ही सोचती रहती। उसके पास ना तो फ्रॉक्स थे, ना ही हीरे जवाहरात और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वो घमंड कर सके, और वह इन वस्तुओं से ही प्यार करती थी। परंतु वह उदास रहती थी और हमेशा इसी के कारण दुख उठाती थी। अपने घर की दीवारों को देखकर वो बार बार चिढ़ती रहती थी। खाने के टेबल पर भी जब वो और उसके हस्बैंड साथ बैठते थे तो वह हमेशा अच्छे बर्तनों के बारे में ही सोचा करती कि कैसे वो सिल्वर के बर्तनों में बैठकर खाना खा रही है। दोस्तों एक शाम मटिल्डा के हस्बैंड ने उसे एक इनविटेशन कार्ड लाकर दिया। यह इनविटेशन कार्ड एक मंत्री के द्वारा मिला था। मंत्री ने अपने घर पर एक पार्टी बुलाई थी जिसमें सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बुलाया था। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उस पार्टी में उसको भी इनविटेशन मिला था। जैसे ही उसने ये इनविटेशन मटिल्डा को दिया, मटिल्डा ने इनविटेशन देखकर खुश होने की बजाय अपना दुख प्रकट किया। उसके हस्बैंड ने उसके दुख का कारण पूछा। तब मटिल्डा ने जवाब दिया
कि इस पार्टी में जाने के लिए उसके पास कोई सुंदर ड्रेस नहीं है। इस पर उसके हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया कि वो एक नई पोशाक खरीद सकती है। उसके हस्बैंड ने 400 फ्रैंक अपने गन खरीदने के लिए बचाए थे। उसने उन्हें शिकारी पार्टियों में सम्मिलित होने के लिए बचाए थे। उसने उसे बताया कि वह पैसे वह उसे दे देगा तो वह एक अच्छी ड्रेस खरीद सकती है। मटिल्डा ने उन पैसों से एक नई ड्रेस खरीद ली, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा उदास थी। उसने अपने पति को बताया कि पहनने के लिए उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। उसके हस्बैंड ने उसे एक नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनने को बोला, परंतु मटिल्डा सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर उसके पति ने उसे उसकी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से कुछ ज्वेलरी उधार लेने के लिए कहा और उसने मैडम फॉरेस्टियर के घर जाकर अपनी पसंद का एक नेकलेस उधार ले लिया। नाच पार्टी का दिन भी आ गया। मैडम लॉइजल को ऐसा लग रहा था जैसे उनसे सफल इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो उस दिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा करी। वह सभी से अधिक सुंदर थी। वह मुस्कुराई और खुशी से भरपूर थी। वह उत्साह से नाच रही थी। हर कोई उनसे उनका नाम पूछ रहा था। वह खुशी के मारे पागल सी हो गई थी। नाचते नाचते सुबह के 4 बज गए। मटिल्डा के हस्बैंड ने उसके कंधों के चारों तरफ एक नॉर्मल सा कपड़ा डाल दिया। मटिल्डा बहुत जल्दी जल्दी चलने लगी। वह नहीं चाहती थी कि बाकी की महिलाएं उसे उस कपड़ों में देखें। यह महिलाएं अमीर फर में लिपटी हुई थी। वे दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही मटिल्डा अपने आप को एक बार शीशे के सामने निहारना चाहती थी। वह अपनी शान में अपना अंतिम नज़ारा देखना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने कंधे से वो कपड़ा हटाया और शीशे में देखा, शीशे में देखते ही अचानक उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसकी गर्दन पर वो नेकलेस नहीं था। मिस्टर लॉइजल, जो पहले ही अभी अपने आधे कपड़े उतार चुके थे, उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ मटिल्डा? वह उत्तेजना से भरकर उनकी तरफ मुड़ी। मेरे पास अभी था मेरे पास। मिसिस फॉस्टर का अभी नेकलेस मेरे पास था, लेकिन अब नहीं है। वह घबराहट से भरकर उठ खड़ा हुआ। क्या? ऐसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। पति और पत्नी के होश उड़ गए। सबसे पहले मटिल्डा ने अपनी ड्रेस में दोबारा से उस हार को ढूंढा, लेकिन वो हार वहां पे नहीं था। उसके बाद उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि जब हम मंत्री के घर से बाहर आ रहे थे, क्या ये तब भी तुम्हारे गले में था? मटिल्डा ने जवाब दिया, हाँ, जब हम बाहर आ रहे थे तब भी मैंने इसे फील किया था कि ये मेरे गले में ही है। उसके हस्बैंड ने बोला कि अगर ये कहीं गिरा होता तो इसकी आवाज़ जरूर आती। शायद ये हार उस बग्गी में ही रह गया था जिसमें वो दोनों आए थे। मटिल्डा ने पूछा, क्या तुम्हें बग्गी का नंबर याद है? उसके हस्बैंड ने बोला, नहीं। उसने फटाफट कपड़े पहने और जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते पे पैदल चलते हुए वापस निकल पड़ा। उसका पति पुलिस के पास गया, गाड़ी वालों के कार्यालय में गया और समाचार पत्र में इनाम देने की पेशकश के साथ साथ एक विज्ञापन भी दे दिया। खोए हुए हार को ढूंढने के लिए उनके सभी यत्न बेकार रहे। 1 सप्ताह बीतने के बाद उनकी सभी आशाएं समाप्त हो गई। लॉइजल ने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें बदले में दूसरा हार लौटाना पड़ेगा। वह कई ज्वेलर्स के पास गए। अंत में वह एक हीरो का हार ढूंढने में सफल हो गए, जो बिल्कुल उसी हार जैसा दिख रहा था जो उनसे खो गया था। जौहरी ने इसके 36,000 फ्रैंक्स मांगे, किंतु लॉइजल के पास तो केवल 18,000 फ्रैंक्स ही थे। ये पैसे भी उसके फादर अपनी मृत्यु के बाद उसके लिए छोड़ गए थे। शेष राशि उसे बहुत भारी ब्याज की दर पर उधार लेनी पड़ी। नया हार खरीदने के बाद मटिल्डा उसे अपनी सहेली के पास ले गई। मैडम फॉरेस्टियर ने डायमंड नेकलेस वाले उस बॉक्स को खोलकर भी नहीं देखा और मटिल्डा से सिर्फ इतना ही बोला कि मटिल्डा को उसे जल्दी लौटा देना चाहिए था। आगे के 10 साल मटिल्डा के बड़े भयानक बीते। उस भयानक ऋण को चुकता तो करना ही था। वह इसे अवश्य चुकता करेगी, उसने ये ठान लिया। उन्होंने अपनी नौकरानी को जवाब दे दिया। उन्होंने अपना मकान भी बदल लिया। उन्होंने अपने कुछ कमरे किराए पर दे डाले। रसोई का सारा काम उसने सीख लिया। वह खुद अपने बर्तन मांजती, खुद गंदी चादरें, कपड़े व बर्तन धोती। जैसे कि घरेलू औरतें कामकाज करती हैं, मटिल्डा ने भी सारा कामकाज खुद अपने हाथों में संभाल लिया। उसने एक एक पैसा बचाया जो वह बचा सकती थी।
उसका पति भी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ओवरटाइम काम करने लगा। 10 वर्ष समाप्त होने पर उन्होंने अपना पूरा ऋण चुकता कर दिया, किंतु इतने लंबे वर्षों के भयानक परिश्रम ने मटिल्डा की सारी सुंदरता समाप्त कर दी। अब वह एक गरीब परिवार की बूढ़ी स्त्री नजर आ रही थी। वह एक हार्ड वर्किंग वुमेन भी बन गई थी। एक रविवार को जब मटिल्डा ने अपने घर का सारा कामकाज निपटा लिया तो वह सैर पर निकली। रास्ते में उसे एक औरत दिखाई दी जो कि अपने बच्चे के साथ चल रही थी। यह औरत कोई और नहीं बल्कि मैम फॉस्टियर ही थी। अब भी जवान, अब भी सुंदर और अब भी आकर्षक। मटिल्डा इमोशनल हो गई। उसने सोचा, क्या अब उसे मैडम फॉरेस्टियर को सच बता देना चाहिए कि क्या क्या उसके साथ हुआ, क्योंकि अब इतना समय बीत चुका था और अब उसका पूरा ऋण भी उतर चुका था। तो उसने ठान लिया कि अब वो सच उन्हें ज़रूर बताएगी। मटिल्डा अपनी फ्रेंड के पास गई। गुड मॉर्निंग। उसकी सहेली ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वो अब साधारण औरत की तरह दिख रही थी। मटिल्डा ने बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैडम फॉरेस्टियर ने बोला, नहीं। मटिल्डा ने बोला, मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ। जैसे ही उसने ये बोला, मैडम फॉरेस्टर आश्चर्य से चीख पड़ी, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। तब मटिल्डा ने जवाब दिया, हाँ, मुझे कुछ कठिन दिन बिताने पड़े। जब से मैं आपसे मिली थी उस दिन से लेकर आज तक ये 10 साल मेरे लिए बहुत कष्ट भरे रहे, सिर्फ आपकी वजह से। उसकी फ्रेंड ने बोला, मेरी वजह से? ऐसा क्यों? मटिल्डा ने आगे एक्सप्लेन किया कि आपको तो याद ही होगा कि मैंने बॉल पार्टी के लिए आपसे एक नेकलेस उधार पे लिया था। उसने बोला, हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है। मटिल्डा ने बोला, वह हार मुझसे खो गया था। उसकी फ्रेंड ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम तो उसे मुझे लौटा गई थी। मटिल्डा बोली, मैंने आपको दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हार वापस किया था। उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 वर्ष लग गए। हमारे लिए आसान नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब ये सब समाप्त हो चुका है तो मैं अब पूरे तरीके से सेटिस्फाई हूँ, इसीलिए आपको ये सच बता रही हूँ। ये सुनते ही फॉरेस्टियर हैरान रह गई। वह बोली, क्या तुम कहती हो कि तुमने मेरा हार लौटाने के लिए हीरो का हार खरीदा? मैडम फॉरेस्टियर ने अपने हाथ उसके हाथों में लिए और बोली, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, अरे मेरे हीरे तो नकली थे, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है और आप समझ गए होंगे कि लॉइजल मटिल्डा के ऊपर क्या बीती होगी। तो दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान।